Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ji, so now we are starting the discussion of MCQs of surgery. कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक को थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं तो सर्जरी के कुछ टॉपिक्स कवर हो जाए। पहला सवाल ये है कि 40 years old फीमेल है, presents to you with a 3 centimeter lump in the upper outer quadrant of her left breast. ठीक है, upper outer quadrant of the breast. चलो ठीक है। और इसके अंदर एफएनएसी की है और उस पे डायग्नोसिस ऑफ इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा। इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा ये डायग्नोसिस है। ऑफ द फॉलोइंग लिम्फ नोड ग्रुप विच वन इज मोस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व्ड। ये क्वेश्चन है जी आपका सीए ब्रेस्ट का। और क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा आपसे कि अगर आपने एक पेशेंट है फीमेल, उसको आपने वो आपके पास ब्रेस्ट लम्प के साथ जो है प्रेजेंट की है, तो ब्रेस्ट लम्प का जो पेशेंट है अगर उसका ट्यूमर हो अपर आउटर क्वाड्रेंट में, तो ये बताइए कि वो ट्यूमर किस लिम्फ नोड्स के अंदर जाएगा। चले, आप में से किसी को आइडिया है तो पहले बताएं। सो हमने क्या डिस्कस किया अभी कि 40-year-old फीमेल थी, उसको अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर एक लंप था। हमने कहा जी कि अगर आउटर क्वाड्रेंट में यहाँ लंप हो तो 60% चांसेस हैं कि वो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में ही जाएगा। और 60% लंप्स जो होते हैं वो इसी अपर आउटर क्वाड्रेंट्स में होते हैं और वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में ही जाती है। चाहे वो लोअर आउटर क्वाड्रेंट होगा वो भी उधर जाएगा, लेकिन अगर मीडियल क्वाड्रेंट्स होंगे ये वाले, तो फिर मीडियल क्वाड्रेंट्स का जो ड्रेनेज है वो इंटरनल मेमोरी नोड्स जो कि पहली ऑप्शन है उसके अंदर जाएगा। ठीक है, फिर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एक्सिला के अंदर कितने लिम्फ नोड्स के ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं एक्सिला के अंदर। तो एक्सिला के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें अगर आपको याद हो 6 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स इसके अंदर होते हैं। 6 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। नहीं, एक्सिली तो है ये ना, कौन कौन से हैं? हाँ शाबाश, लैटरल है, मीडियल है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है। 4 तो यही हो गए ना, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल एंड मीडियल। उसके बाद आ जाता है एक सेंटर वाला, उसका क्या नाम है? उसका नाम है एपिकल। शाबाश। और फाइनली फाइनली वहां से किधर जाते हैं सारे? फाइनली वहां से सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स के अंदर जाते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर यही क्वेश्चन हो तो बताओ कि ट्यूमर पहले किस में ड्रेनेज होगा? सबसे पहले किस में ड्रेनेज होगा? ठीक है, अगर कैंसर का है तो सबसे पहले ड्रेनेज उसका किस लिम्फ नोड के अंदर होगा? एपिकल में नहीं। एपिकल में तो उसके बाद जाता है, एपिकल में नहीं होता। लैटरल, लैटरल में भी नहीं। लैटरल पता है कहाँ होते हैं? लैटरल ह्यूमरस के साथ होते हैं इधर। ठीक है, मीडियल रिब्स के साथ होते हैं। इंटीरियर ये जो हमारा पेक्टोरल मसल है इसके पीछे होते हैं, और जो पोस्टीरियर है वो इधर होते हैं। सो एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स के अंदर जाएगा, एंटीरियर ग्रुप में जाएगा। शाबाश। अगला मेरा सवाल है इसी से रिलेटेड, मुझे बताएं कि व्हाट इज द ट्रिपल असेसमेंट? व्हाट इज ट्रिपल असेसमेंट? ट्रिपल असेसमेंट ब्रेस्ट के अंदर होती है, याद रखना। उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड हिस्ट्री एग्जामिनेशन, ठीक है। नंबर 2 इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राम। मेमोग्राम इसमें करते होते हैं, या मेमोग्राफी। उसके बाद थर्ड इज कॉल्ड एफएनएसी। कोई भी लंप होता है ना, जब कोई भी लंप, याद रखना, ब्रेस्ट का, वो इन 3 इन्वेस्टिगेशंस के, इन 3 चीजों के बगैर वो असेस नहीं होता। हिस्ट्री हम लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, फिर हम उसका अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राम कराते हैं, और फिर हम उसकी एफएनएसी करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल ट्रिपल असेसमेंट। किसी भी लंप को हम इसी तरह असेस कर सकते हैं, किसी भी लंप को। ठीक है, बट ज्यादातर ये ब्रेस्ट के लिए किया जाता है। चलो जी, ये बात क्लियर हुई। 60-year-old male presents with the dysphagia. Flexible endoscopy shows a growth at the cardiac. Cardiac point क्या होता है बताता हूँ. What is the distance of the growth from incisor teeth? ये कहाँ का सवाल है? ये अपर जीआई का एमसीक्यू है। अपर जीआई का एमसीक्यू है, और अपर जीआई का एमसीक्यूज में उन्होंने पूछा कि अगर हमारे पास इंसाइजर टूथ से लेके हम कार्डिया, कार्डिया हम कहते हैं एसोफेगस का लोअर एंड, यहाँ पे जहां वो
स्टमक के साथ जाके मिलता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज कार्डिया। तो वो आपसे पूछा कि इसकी लेंथ बताएं कि कितनी है। जी 40 सेंटीमीटर आपने कहा। जो लेंथ होती है वैसे एसोफेगस की वो कितनी होती है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एसोफेगस, यूजुअली कितनी होती है। और फिर अगला सवाल इससे रिलेटेड ये होता है कि व्हाट आर द थ्री कंस्ट्रक्शंस ऑफ द एसोफेगस। एसोफेगस के अंदर 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां थोड़ी थोड़ी कंस्ट्रक्शंस होती हैं। वो कंस्ट्रक्शंस कौन कौन से लेवल पे हैं और किसकी वजह से होती है। Constrictions of the esophagus are due to which structures, और ये कंस्ट्रक्शंस होती कहाँ पे। तो लेंथ वाला क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन तीन कौन सी हैं, किस वजह से बनती है। थ्री कंस्ट्रक्शंस ऑफ द एसोफेगस। नंबर वन, जहां पर फेरिंक्स और एसोफेगस स्टार्ट होता है, जिसको हम फेरेंजियल या एसोफेजियो फेरेंजियल। देखो ऊपर हमारे पास एक लेरेंक्स है एक फेरेंक्स है। लेरेंक्स तो जाके नीचे कम्युनिकेट करेगा विद द ट्रेकिया, और जो फेरेंक्स होता है डायरेक्ट कम्स बिकम्स कंटिन्यूअस विद द एसोफेगस। तो एक तो जो नैरोइंग होती है वो उस लेवल पे होती है। दूसरी नैरोइंग कहते हैं कि जहां पर जो आर्च ऑफ एओर्टा क्रॉस करती है, आर्च ऑफ एओर्टा उसके पीछे ये पड़ा होता है। सो पल्मोनरी ट्रंक एंड आर्च एओर्टा उसके पीछे एसोफेगस के ऊपर हल्का सा प्रेशर आता है, वो सेकंड कंस्ट्रक्शन है। और थर्ड कंस्ट्रक्शन जो होती है वो जहां पर ये एंटर्स इनटू द स्टमक, इसको थर्ड कंस्ट्रक्शन कहते हैं। या जब ये डायफ्राम से गुजरता है तो उसको थर्ड कंस्ट्रक्शन कहते हैं। सो थ्री कंस्ट्रक्शन आपने याद रखनी है। आंसर आप लोगों का ठीक है। क्या आप लोगों ने आंसर दिए, ठीक नहीं है बिल्कुल सॉरी। आपने कह दी 40 सेंटीमीटर। आर यू श्योर। माई आंसर इज 35 सेंटीमीटर। सो द आंसर इज 35 सेंटीमीटर। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। अगला चलें। 50 years old man presents with the hematemesis. Endoscopy shows a bleeding prospectic ulcer in the posterior wall of the first part of the duodenum. Which artery is involved? अब ये 5 MCQs हैं इस पैटर्न के। We have 5 MCQs of this single pattern, वो जो कि उसकी ब्लड सप्लाई से रिलेटेड है। अच्छा जी, सवाल आप लोगों का क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ, आप मेरी बात जरा पहले गौर से सुने। दिस इज लाइक स्टमक अगर मैं कहूँ, और इस स्टमक की अराउंड जो ब्लड सप्लाई है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ थोड़ा। यहाँ पड़ी होती है एक ट्रंक विच इज कॉल्ड सीलियक ट्रंक। सीलियक ट्रंक से एक आर्टरी निकलती है, उसका नाम है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। वो इस लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस को भी सप्लाई करती है, और वही इस लेसर कर्वेचर के अपर हाफ को सप्लाई करती है। दिस आर्टरी इज कॉल्ड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। उसके बाद एक और आर्टरी निकलती है, उसका नाम है हेपेटिक कॉमन हेपेटिक आर्टरी। वो इस तरह करके लिवर की तरफ चली जाती है, कॉमन हेपेटिक। कॉमन हेपेटिक आर्टरी से एक आर्टरी निकलती है, उसका नाम है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी वो इधर आती है। अब राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो ग्रेटर लेसर कर्वेचर का सेकंड हाफ है उसको सप्लाई करती है, और यहाँ आके वो आपस में एनास्टोमोसिस बना लेती है। सो हियर वी हैव एन एनास्टोमोसिस बिटवीन द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड द राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है। अच्छा, अब स्टमक को आगे देखें, जब स्टार्ट होता है तो ड्यूडिनम उसके बाद आ जाता है। तो लाइक सपोज अगर मैं कहूँ ये है जी ड्यूडिनम, तो ड्यूडिनम के अंदर हम कहते हैं दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, दिस इज द सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट, एंड देन दिस इज द, इस तरह का जो पार्ट होता है दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। ठीक है। अब जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम है उसके पीछे से एक और आर्टरी गुजरती है, उसका नाम है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, याद रखना। ठीक है। सो यहाँ पर इसी की आर्टरी एक और निकलेगी कॉमन हेपेटिक आर्टरी की, उसका नाम है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। जब वो इस तरह गुजरती है, so that passes behind the first part of the duodenum, ये फर्स्ट पार्ट यहां तक सपोज। ठीक है। सो इसका नाम है जीडीए, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी इधर एक आर्टरी और निकलती है, उसका नाम है स्प्लैनिक आर्टरी। वो यहाँ से स्टमक के पीछे से गुजरती है, गुजरते 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 यहाँ से, then it enters into the spleen. Here we have a spleen, so this is called as splenic artery. स्प्लेनिक आर्टरी की कुछ ब्रांचेस हैं चार, उनका नाम है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज।
स्प्लेनिक आर्टरी की एक और ब्रांच है, बड़ी मेन ब्रांच, उसका नाम है डॉर्सल पैंक्रियाटिक आर्टरी, और इसको पैंक्रियाटिक आर्टरी मैग्ना भी कहते हैं। डॉर्सल पैंक्रियाटिक आर्टरी और पैंक्रियाटिक आर्टरी मैग्ना। ये बच्चों एमसीक्यूज अब क्या बनेंगे, एमसीक्यूज आपसे कहेंगे कि जनाब ऐसा करें कि एक पेशेंट है, उसको पोस्टीरियर जो जो अभी जैसे इस सिनेरियो में आया कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, उसकी पोस्टीरियर वॉल के अंदर अल्सर है, तो बताएं वो किस आर्टरी को डैमेज करेगा। तो माय आंसर इज कि वो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी को डैमेज करेगा। फिर एक सवाल है कि अगर स्टमक की पोस्टीरियर वॉल के अंदर अल्सर हो, वो किसको डैमेज करेगा। द आंसर इज स्प्लेनिक आर्टरी। फिर एक सवाल है कि अगर लेसर कर्वेचर वो एंड जो एसोफेगस के पास है वहां अल्सर है, वो किसको डैमेज करेगा। आंसर इज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। इसी तरह ये जो आपको ग्रेटर कर्वेचर नजर आ रहा है, यहां पर भी आर्टरीज होती हैं, उनका नाम है गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। ठीक है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी जो राइट हाफ ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करती है, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी जो कि लेफ्ट हाफ ऑफ द जो ग्रेटर कर्वेचर है उसको सप्लाई करती है। सो याद रखना, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी वाला एमसीक्यू बहुत कॉमन है, लेकिन इसके अलावा आपको स्प्लेनिक आर्टरी का परफोरेशन, लेसर कर्वेचर पे आर्टरीज की परफोरेशन, ग्रेटर कर्वेचर पे परफोरेशन, ये भी इसी पैटर्न के एमसीक्यूज हैं जो कि आ सकते हैं। सो होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। द आंसर इज सी एंड दैट इज द गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। अगर इन्होंने ये लिखा हुआ है ना, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज we have a 50-year-old man undergoing laparotomy through a midline incision. On third postoperative day, there is a serosanguinous discharge from the wound. A few stitches are removed which reveal 1 centimeter dehiscence of abdominal fascia. Which of the following action is most appropriate? It's a very very common scenario जो कि हम अपनी वार्ड्स के अंदर देखते हैं। सर्जरी की है, सर्जरी करने के बाद 3 से 5वें दिन के अंदर क्या होता है कि दफा जहां से वुंड है वो खुल जाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ बात स्किन की नहीं हो रही, ये याद रखना। स्किन वुंड इज नॉट अ प्रॉब्लम, अगर खुल भी जाता है फेशिया ऊपर, उसके सबक्यूटेनियस भी खुल जाते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ बात हो रही है अंदर वाले फेशियास की, जिसको आप क्या कहते हो, समटाइम आप जैसे एब्डोमेन की बात करें तो वहां रेक्टस शीथ है वो खुल जाती है। तो अब क्या करना चाहिए इस पेशेंट के लिए जिसके अंदर ये इशू आया है। तकरीबन 1 सेंटीमीटर का उसके अंदर डिफेक्ट है और उसमें से सीरोसैंगियस डिस्चार्ज, ये इसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन इन दिस केस। रिमूविंग ऑल द स्किन स्टिचेस एंड पैकिंग द वुंड विद मॉइस्ट गॉज, आपके पास एक ऑप्शन ये है। नंबर 2 है आपके पास स्टार्टिंग द इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स। नंबर 2 इज प्लेसिंग एन एब्डोमिनल बाइंडर। नंबर 4 इज प्रॉम्प्ट रीस्टोरिंग ऑफ द फेशिया इन ऑपरेशन थिएटर या बेड रेस्ट। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है, इसमें बाइंडर अप्लाई करते होते हैं, एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, अप्लाई दी बाइंडर। ठीक है, देखो ये सीरोसैंगियस जो डिस्चार्ज होता है, इट्स नॉट अ पस, इट्स नॉट एन एब्सिस। सो यहां पर मसला इन्फेक्टिव नहीं है। आपको पता है स्टिचेस खुलते क्यों हैं, जो मैं बात फिर बार बार दोहरा रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द फेशियल स्टिचेस जो नीचे फेशिया के ऊपर लगाए हुए हैं या मसल्स के ऊपर लगाए हैं, जो एब्डोमेन क्लोज करने के लिए, जो कि रेक्टस शीथ है। यहाँ पर इस केस में लेप्रोटमी के केस में रेक्टस शीथ के ऊपर हमारा इंसिजन होता है। तो इसमें इसलिए खुलते हैं कि जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है दैट इज वेरी हाई, दैट इज वेरी हाई। सो उन फेशियाज को बेसिकली इस वजह से ये खुल जाते हैं। सो उसमें सीरोसैंगिस फ्लूइड है, उसमें उसमें कुछ नहीं करना। ये सीरोसैंगिस फ्लूइड रिएक्शनरी फ्लूइड्स होते हैं, दे मे सेटल। तो आपने एंटीबायोटिक्स ऑलरेडी दे रहे होते हैं हम पेशेंट्स को। द आंसर इज एब्डोमिनल बाइंडर, प्रेशर कम करें, हो सकता है ये पेशेंट बेहतर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, a 60-year-old diabetic man undergoing the excision of a 3 centimeter carbuncle on his back. The wound is left open and packed. ठीक है, the wound grows smaller day by day. Which of the following is true concerning the wound contraction? यानी ये समझ लें कि आपने सर्जरी करने के बाद wound खुला छोड़ दिया है, अब वो खुद ही डे बाय डे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो हीलिंग की तरफ जा रहा है। पहले तो मुझे ये बताएं कि व्हाट टाइप ऑफ हीलिंग इज दिस इन दिस सिनेरियो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग क्या क्या है। 5 सेकंड आपके लिए, 5 4 3 2 1 0। कोई सवाल नहीं आया, सो आंसर नहीं आया, सॉरी। हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन,
फिर इस तरह हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन एंड हीलिंग बाय टर्शियरी इंटेंशन, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। चलो गुड हो गया। प्राइमरी इंटेंशन का मतलब क्या होता है जी? प्राइमरी इंटेंशन सिंपल सी बात है, आपने वुंड क्रिएट किया, आपने इंसिजन दिया, स्टिच किया, स्टोरी खत्म। आपने वुंड अप्रोक्सीमेट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ अ स्टिच, विद द हेल्प ऑफ अ स्टेपलर और जैसे भी। उसके बाद आपने सेकेंडरी इंटेंशन का मतलब क्या है कि आपने क्या किया है, वुंड को खुला छोड़ दिया है, आपने एक साइज कर दी है जो करना था। उसके बाद वुंड खुला रह गया। आपने क्यों क्लोज नहीं किया? क्योंकि कई दफा इन्फेक्टेड वुंड्स, एब्सेसेस, पस जो है उसको हम ऑब्वियसली बात है क्लोज नहीं करते, वी लेट द वुंड हील बाय इटसेल्फ। बहुत सारे डायबिटिक फुट जो होते हैं वो ऐसे ही हील करते हैं, ठीक है, या कार्बंकल्स या एब्सेसेस वो ऐसे ही हील होते हैं। तो वो डे बाय डे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करता जाता है, खुद ही छोटा हो जाता है, अल्टीमेटली इट हील्स। दिस इज कॉल्ड हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन। एंड व्हाट इज हीलिंग बाय टर्शियरी इंटेंशन? उस केस में आप क्या करते हो, इसी तरह ओपन छोड़ देते हो पेशेंट को, आप आफ्टर सम टाइम 2 वीक्स बुलाते हो या और देखते हो कि कितना वुंड क्लोज हो गया है, क्योंकि गैप बड़ा होता है तो टोटली अप्रोक्सीमेट नहीं हो सकता। एंड देन यू अप्लाई द स्टिचेस लेटर ऑन, दैट इज कॉल्ड हीलिंग बाय टर्शियरी इंटेंशन। याद हो जाएगा। 100% सवाल आएगा इस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इंटेंशन का। अब वो यहाँ उसने पूछा कि अगर सेकेंडरी इंटेंशन से हीलिंग हो रही है तो फिर बताएं कि क्या सवाल था कि what is the concerning which of the following is true concerning the wound contraction? It is a primary process affecting the closure of a sutured surgical wound. Infection is significantly slows the process of contraction. अच्छा, Secret may account for a maximum 60% decrease in the size of the wound. It is based on specialized fibroblast that contains action myofilaments. ठीक है. The percentage reduction of the wound size is increased with increased adhesion. हाँ जी, what is your answer? My answer is D. D. ये wound जो contractions होती हैं हमेशा याद रखना, it involves fibroblast. ठीक है. हाँ, डी ही इसका आंसर। होपफुली अब ये भी बात याद रखोगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वुंड के बारे में यही आता है। टाइप्स ऑफ वुंड पूछे जाते हैं, लेसरेटेड वुंड, इंसाइज वुंड, वो कोई ऐसी बात नहीं। 14 old boy presents 1 hour after fall through a glass door. He has a 5 centimeter long tidy, ये वो आ गया wound के ऊपर ही आ गया, tidy wound on the right wrist. There is no skin loss, but the wound gap is 2 centimeter. Examination reveals ulnar nerve injury. How would you close this wound? क्या करना है इन तीनों में से, क्या करना चाहोगे? 3 ऑप्शंस हैं, प्राइमरी हीलिंग करोगे, सेकेंडरी करोगे, टर्शियरी करोगे। और इस एमसीक्यू में जिसपे जोर देना है ना वो टाइडी है। टाइडी, टाइडी वूंड याद रखना। टाइडी मींस नीट एंड क्लीन वूंड है, ठीक है। आप हमेशा डर्टी वूंड्स को इनिशियली क्लोज नहीं करते, बट यू टाइटली वूंड्स को क्लोज कर देते हो। बच्चों दिस नीड्स दी प्राइमरी सुचरिंग नॉट दी सेकेंडरी। आप इसमें इशू क्या है? कोई इशू नहीं, वो कह तो रहे हैं आपसे कि ही हैज अ 5 centimeter लॉन्ग टाइडी वूंड, नो स्किन लॉस, कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है। कोई वहां ये नहीं बता रहा कि वहां ये बंदा रोड पे गिरा था, वहां इसके अंदर डस्ट चली गई है, वहां इसको रोड साइड का जो इन्फेक्टेड वुंड है वो है। ये तो सिंपल सी ग्लास कट लग गया, ग्लास कट जो है वो साफ होता है, नीट एंड क्लीन होता है, जस्ट वॉश द वुंड एंड अप्लाई द स्टिचेस। सो दिस इज द आंसर, द क्लोजर वुड बी द प्राइमरी। उसके बाद है 40-year-old man presents with a stab in the chest, a chest tube is placed and 800 ml of the blood is drained with subsequent drainage of 50 ml per hour. Resuscitation is best facilitated by which of the following process? बच्चों ये ना इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। नंबर 1, चेस्ट जो ट्रॉमा है उसमें जब चेस्ट ट्यूब डालते हैं, पहले तो याद रखना इसकी बाउंड्रीज क्या है, कहाँ पे चेस्ट ट्यूब डालते हैं, व्हाट इज द ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी। ये पहला सवाल इसमें से जनरेट होता है। नंबर 2, उन्होंने कहा जब चेस्ट ट्यूब डाली है 800 ml ऑफ द ब्लड इज ड्रेन स्पॉन्टेनियस, उसी टाइम आ गया। अब 800 ml में इसका सवाल मैं ये बताता हूँ कि कितना ब्लड आए तो यू विल गो फॉर थोराकोटमी।
जिसपे आप ये कहेंगे नहीं यार चेस्ट ट्यूब डाली है, बहुत ब्लड आ रहा है, नो लेट्स ओपन द पेशेंट, आप इसको मजीद वेट नहीं करा सकते। ठीक है। आई सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, डोंट यू थिंक इट्स टू हाई? डिलेड प्राइमरी आपने उबैद जो पूछा है ना, दैट इज टर्शियरी, दैट इज टर्शियरी। ठीक है, उसको डिलेड प्राइमरी भी कहते हैं। उबैद बात समझ गए, डिलेड प्राइमरी इज एक्चुअली टर्शियरी। हाँ, तो थोराकोटमी कब करनी है वो मैं बताता हूँ। बाउंड्रीज ऑफ दी क्या है, सेफ्टी ट्रायंगल ऑफ क्या है, उसकी बाउंड्रीज देख लेते हैं। और ये बताएं मुझे कि थोराकोटमी कब करोगे, कितना ब्लड आएगा तो थोराकोटमी कर दोगे? मुझे जहां तक याद पड़ता है कि अगर 1000 ml के अराउंड स्टैट ब्लड आ जाए, सॉरी ट्यूब डाली है 1 लीटर कम से कम आ गए, इससे ज्यादा या 1 लीटर से ज्यादा है, ठीक है, हाँ, तो आप यू गो फॉर थोराकोटमी। उसके बाद या ऐसा हो 200 ml एडिशन हो एवरी ईयर। आपने डाला है 200 ml, घंटे बाद 200 और घंटे बाद 200 और इस तरह कम से कम 4+ आवर्स तक होता रहे, सो वी गो फॉर थोराकोटमी। अब इसमें इंडिकेशन क्यों नहीं बनी ओपन करने की? नंबर वन, कि एक तो 800 ml ब्लड है, नंबर टू ड्रेनेज इज 50 ml पर आर, इसलिए बेटा उसने यहाँ आर का बताया बिकॉज दिस इज द वी हैव एन इंपॉर्टेंस ऑफ द ड्रेनेज ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये समझ गए बात। हाँ, अब ये करना कैसे है और चेस्ट ट्यूब डालनी कहाँ पे है, उसके लिए पहले तो याद रखें, पहला सवाल ये है कि कौन सी लाइन पे डालनी है। हमारे पास लाइंस क्या क्या होती हैं, ये क्लेविकल है सपोज, नीचे यहाँ पर हमारे पास क्या था, स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम का ये Z5 प्रोसेस है, दिस इज दी सपोज डायफ्राम। तो जो हम अगर डिफरेंट जो लाइंस बनाते हैं वो कौन कौन सी लाइंस होती हैं? सो वी हैव मिड क्लेविकुलर, वो तो ये क्लेविकल को आधा करेगी, दैट इज मिड क्लेविकुलर लाइन ऑन बोथ द साइड। इसी तरह हमारे पास क्या है, पैरास्टर्नम, स्टर्नल के साथ साथ जो चलती है दैट इज पैरास्टर्नल लाइन। ठीक है, मिड क्लेविकल के साथ इधर जाके आती है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, फिर आती है मिड एक्सिलरी लाइन, फिर आती है पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। ये तो अगर ये सपोज करो, उनको मैं अगर थोड़ा सा लेबल कर दूं, एंड दिस इज मिड क्लेविकुलर लाइन, दिस इज एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, दिस इज मिड एक्सिलरी लाइन, दिस इज पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। तो बच्चों इसमें जो मिड एक्सिलरी लाइन होती है वहां पे हम जाते हैं। फिर अगला सवाल है कोस्टल स्पेस कौन सी होगी, दैट इज फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो याद रखना जो स्टर्नम होता है ना, ये स्टर्नल एंगल है, स्टर्नल एंगल पे सेकंड होती है, यहाँ से सेकंड इंटरकोस्टल रिब स्पेस है, फिर ये आ जाती है थर्ड रिब, फिर ये फोर्थ आ जाती है, फिर ये फिफ्थ आ जाती है। तो यहाँ सपोज करो फर्स्ट रिब है, अगर फर्स्ट रिब है तो ये फर्स्ट स्पेस है, ये सेकंड स्पेस है, ये थर्ड स्पेस है, ये फोर्थ स्पेस है। तो फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर मिड एक्सिलरी लाइन के ऊपर, यहाँ पे मिड एक्सिलरी लाइन पे आप करते हो। ठीक है, और यू ऑलवेज स्टे अबव द रिब, ये भी आप में से किसी ने बात की थी, याद रखना जो रिब्स होती है ना, ये एक सपोज करो रिब है, तो इनके नीचे एक ग्रूव होता है यहाँ पर, उस ग्रूव के अंदर जो स्ट्रक्चर्स पड़े हैं वो वेन है, आर्टरी है एंड नर्व है, यानी इंटरकोस्टल वेन, इंटरकोस्टल आर्टरी एंड इंटरकोस्टल नर्व। सो अगर आप यहां जाके पंक्चर करेंगे तो फिर आप इन स्ट्रक्चर्स को डैमेज करेंगे। सो बाय व्हेन एवर यू गिव एन इंसिजन और व्हेन यू एंटर द चेस्ट, तो यू ऑलवेज स्टे एट द अपर बॉर्डर ऑफ द रिब। ठीक है, एट द अपर बॉर्डर ऑफ द रिब, ताकि आप वहां इन स्ट्रक्चर्स को डैमेज ना करें। बट एक बात मुझे बताएं, अगर एक पेशेंट को रिब फ्रैक्चर है और उसको हमने नर्व ब्लॉक लगाना है, नाउ अब मैं कहाँ स्टे करूंगा? शुड आई स्टे एट द अपर बॉर्डर और शुड आई स्टे एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब? जब जब फ्रैक्चर नहीं है फिर तो समझ आती है। ठीक है, और जब फ्रैक्चर है तो फिर क्या करें? अब तो हमने ब्लॉक नर्व को करना है, अगर मैं अपर बॉर्डर पे जाके वो करता हूँ उसको ब्लॉक, तो फिर तो फायदा नहीं है। सो लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब के रहना होता है, और उसमें हमें मसला क्यों नहीं होता, क्यों हमने तो नीडल डालनी है ना, नीडल से कौन सा डैमेज होना है। लेकिन फिर भी ख्याल करते हैं नीडल डाल के एस्पिरेट करें, ताकि वहां पर आपको आइडिया हो जाए कि कोई आपकी ब्लड वेसल में तो नहीं घुस गई। सो होपफुली ये बात आपको सारी क्लियर हो गई होगी। सो अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, तो क्या करना चाहिए इस पेशेंट का? अब जो कि यहाँ उसने ये नहीं पूछा रिससिटेशन इज बेस्ट फैसिलिटेटेड, यहाँ बात रिससिटेशन की है, इंडिकेशंस फॉर थोराकोटमी नहीं है, वो तो मैंने जस्ट ऐड करा दिया आपको
ताकि आपको पता याद है। तो क्या करना चाहिए, कहते हैं एक तो सेंट्रल वीनस लाइन डालें और सब क्लेवियन में डालें, ये सब क्लेवियन इधर होती है। अगर डालना होता ना ये सेंट्रल वीनस लाइन, तो मैं प्रेफर करता कि ये इसकी फिर इसमें जगलर में डालें, इंटरनल जगलर के अंदर डालें। एक तो ये ऑप्शन है। प्लेसमेंट ऑफ सेंट्रल वीनस कैथेटर थ्रू फेमरल, फेमरल को तो हम यूज नहीं करते, हमने क्यों यूज करना है, बड़े ही अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हो हम यहाँ ना कर सके तो हम कहते हैं चलिए वहां ले। उसके बाद है जी बायलैटरल प्लेसमेंट ऑफ द वीनस कट डाउन, VCD जो होता है ना वीनस कट डाउन, ये तब किया जाता है जब आपको पूरी बॉडी में कहीं IV लाइन ना मिले। IV लाइन आपको मिले ही ना, आप इधर कोशिश कर रहे हैं उधर कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिले, ठीक है। आपको आपके पास ऑप्शन को नहीं, देन यू ओपन द ग्रेट सैफनस वेन अंडर विजन, आप उसको खोलते हैं, उसके अंदर आप ट्यूब डालते हैं, उसमें से आप रिससिटेशन करते हैं। प्लेसमेंट ऑफ द लार्ज बोर इंट्रावीनस कैनुला, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है, दिस इज द आंसर, कि जब भी कभी ट्रॉमा का पेशेंट आए याद रखिएगा ये जो लिखा है ना लार्ज बोर या वाइड बोर कैनुला, ये पहला स्टेप। उसको जल्दी से डबल IV लाइन लो, क्योंकि हमसे सवाल हुआ है रिससिटेशन कैसे करें, ये सवाल नहीं हुआ कि थोड़ा कॉटमी की इंडिकेशन क्या। सो आपने क्या करना है जनाब, और अगर हाँ अगर अगर यहाँ पर रिप्लेसमेंट ऑफ दी जगलर होता तो मैं शायद उसकी तरफ चला जाता, लेकिन जरूरी नहीं है, आपको ट्रॉमा के पेशेंट्स के अंदर IV लाइन मिल जाती है। सो आप 2 IV लाइन लें और उसको दोनों साइडों पे अच्छे तरीके से क्या करें, IV फ्लूइड स्टार्ट कर दें, और जहां से ब्लड मिले एज सून एज पॉसिबल उसको ब्लड लगा। और आकिब इसको जरा 16 वाला कर लो तो और बेहतर है, ठीक है। हमारे फ्लोर्स के ऊपर 16 वाला शायद अवेलेबल नहीं होता, बट 16 गेज ब्रैनुला इज द बेस्ट ब्रैनुला फॉर द ट्रॉमा पेशेंट्स। बाकी जो मिले फिर हम 18 पे भी उसको चला लेते। क्लियर। 25-year-old female arrives in the emergency department following an automobile accident. She is acutely dyspneic with respiratory rate of 60 mils per minute. यही इस बात तो समझ आ गई होगी कि हुआ क्या है। Breathing sounds are markedly diminished on the right side. The first step in the management of this would be, पहले मुझे बताएं what is the diagnosis, हुआ क्या है इस पेशेंट, what is your diagnosis in this case? न्यूमोथोरेक्स हुआ, शाबाश, ठीक है। न्यूमो, ये भी मैं कह रहा हूं ये हो ही नहीं सकता कि न्यूमोथोरेक्स का क्वेश्चन ना आए। अभी तक आपने अगर 8 क्वेश्चंस पढ़े हैं ना, you will face all these 8 questions. Out of all these 8 questions, मेरा ख्याल है मिनिमम 5-6 आप you will face in the exam. प्राइमरी इंटेंशन का सवाल आना है, न्यूमोथोरेक्स का क्वेश्चन आना है, ट्रॉमा की रिससिटेशन की तरह हमने पढ़ा ये ट्रॉमा की रिससिटेशन वाली ये सवाल आना है, वुंड एडहेसेंस का क्वेश्चन आना है। मतलब मैं नहीं कह रहा कि ये 100% चांस है, बट दीज आर वेरी हाई यील्ड एंड कॉमनली आस्क्ड MCQs जो कि आपको मिलेंगे। अच्छा जी, न्यूमोथोरेक्स है, न्यूमोथोरेक्स के अंदर करते क्या है, क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे करवा ले पेशेंट का, ड्रा दी आर्टीरियल ब्लड फॉर ब्लड गैसेस, ABGs का टेस्ट भेज दें पेशेंट का, और उसके बाद क्या करें, डीकम्प्रेशन ऑफ द राइट प्लूरल स्पेस कर दें। यानी न्यूमोथोरेक्स आपको पता ही होगा सबको कि ये हमारे पास लंग्स हैं, लंग्स के ऊपर होता है प्लूरा, प्लूरा के अंदर जो प्रेशर होता है हमेशा वो नेगेटिव प्रेशर होता है, -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। जब कभी बाहर से प्लूरा पंक्चर हो तो बाहर से प्रेशर अंदर की तरफ आ जाता है, डैट पुट प्रेशर ऑन द लंग्स, और लंग्स कर जाते हैं कोलैप्स, और पीछे बच जाती है प्लूरल स्पेस लाइक दिस। लंग बेचारा एक साइड पे इकट्ठा हो जाता है। नाउ दिस ऑल इज एयर, इट इज प्रिवेंटिंग द लंग्स टू एक्सपैंड। अब हमने क्या करना है, इस प्लूरल स्पेस में से इस हवा को निकाल, इस प्रेशर जो एयर है जिसने प्रेशर बना दिया, वी हैव टू टेक इट आउट। द ओनली वे टू डू इज टू डीकम्प्रेस द प्लूरा। तो आप आंसर तो सी बन गया कि आप इसमें जल्दी से क्या करें, डीकम्प्रेशन करें। बट हाउ टू डू द डीकम्प्रेशन, हाउ, नंबर 1, व्हेन द पेशेंट इज एट द ट्रॉमा साइट, तब कैसे करना है, या आपका पेशेंट ट्रॉमा साइट पे है या पेशेंट आपका एम्बुलेंस के अंदर है, और अगर ये पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है हॉस्पिटल में, तो फिर आपने डीकम्प्रेशन कैसे करना। आते ये आंसर आपको, अगर तो ये पेशेंट
ट्रॉमा साइट पे है तो देन नीडल डिकम्प्रेशन करते हैं, उसे नीडल थोराकोटमी कहते हैं। और अगर ये हॉस्पिटल में चला गया है तो फिर आप इस पेशेंट को चेस्ट ट्यूब डालेंगे, जैसे कि आप ऑलरेडी डाल रहे थे। ठीक है, सो ये याद रखना। सो नीडल डिकम्प्रेशन कैसे करते हैं जी? सिंपल, एक अच्छी साइज का अच्छे बोर का ब्रैनुला लें। ब्रैनुला लेके क्या करें, सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस मैं बार बार कह रहा हूँ, वही जीफी मेनोबियम स्टर्नी, यहाँ से ये सेकेंड रिब, उसके ऊपर ये फर्स्ट रिब, फिर उसके बाद हम कहते थे यहाँ पे जाए नीचे तो ये थर्ड रिब, फर्स्ट स्पेस, सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन के अंदर ब्रैनुला डाल दें। ठीक है, और उसके अंदर से स्टेलेट निकाल दें। स्टेलेट निकाल दें, उससे क्या होगी, एयर थोड़ी सी डिकम्प्रेस हो जाएगी, पेशेंट का जी पेशेंट थोड़ा सा बेहतर फील करना शुरू कर देगा। सो दिस इज द इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ द न्यूमोथोरैक्स। बाकी जब ये पेशेंट उधर पहुंच जाए देन यू कैन गो फॉर द चेस्ट ट्यूब इंसर्शन। अच्छा जी, अगला सवाल है 9, क्वेश्चन नंबर 9। 16 years old boy sustains the head injury while doing one wheeling on his motorbike. ठीक है, he opens his eyes to painful stimulus. His verbal response is confused. His motor response is flexion to the pain. What is the GCS Glasgow Coma Scale of this patient? क्या लिखूं इसके आगे? 100% लिखूं? बल्कि मैं पता नहीं, जितने भी जीरो हैं इतने परसेंट सवाल ही आएगा। ठीक है, 100% आएगा जी, हो ही नहीं सकता ना आए। जीसीएस काउंट करना है। अब आप लोग इसको ना पढ़ लेना कि जीसीएस के अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और जीसीएस जो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये तो हर सिनेरियो के अंदर आपको डिफरेंट मिलेगा, यानी वो ये हर सिनेरियो का आंसर 9 तो नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है। सो यू कैलकुलेट द जीसीएस। ठीक है, तो अब रिपीट कर लेते उसको जल्दी से। आपने कहा जी ईवीएम, शाबाश, ई वी एम। E stands for I, V stands for verbal, M stands for motor. ठीक है, अच्छा, I के मार्क्स कितने हैं? What I remember is 4. टोटल नंबर ऑफ दी जो I रिस्पॉन्सेज हैं वो 4 हैं। शाबाश, आपने बता दिया जिमल। वर्बल इज 5 एंड द मोटर इज 6, मिला के टोटल हो गया 15, सॉरी 15 इज द नॉर्मल जीसीएस ऑफ अ पर्सन। आई ओपनिंग के बारे में क्या है? आई ओपनिंग के बारे में वो कहता है कि अगर एक मरीज ट्रॉमा का वहां पड़ा है और आप जाते हैं और जाते ही वो आपको देख के आंखें खोल लेता है, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग। आप उसको 4 नंबर देंगे। ठीक है, अगर वो स्पॉन्टेनियस नहीं ओपन करता और आपकी वर्बल उस पे रिस्पॉन्स पे, वर्बल कमांड पे कहता है हाँ, आप ऐसे आंखें बंद करके आप हाँ भाई क्या हुआ है, ठीक तो हो, आप उसको 3 नंबर दें। अगर आपकी बात से भी नहीं करता और आप उसको पकड़ के थोड़ा सा हिलाते जुलाते हो, थोड़ा सा पेनफुल स्टिमुलस देते हो, 2 नंबर दे दोगे। और अगर वो आंखें नहीं खोलता, चाहे आप जो मर्जी करें, तो आप उसको 1 नंबर दें। तो बड़ा आसान से सिचुएशन याद करें, मरीज था पड़ा हुआ उस पे ट्रामा के बाद आप गए हैं, आप इसका भाईजान उठे, अब आप जाते हैं उसे स्पॉन्टेनियसली आंखें खोल के आपको देख रहे हैं, कहते हैं यार मेरा एक्सीडेंट हो गया। 3 नंबर पे क्या कहता है वो, आप आवाज देंगे तो वो आंखें खोल लेगा ऑन योर वर्बल रिस्पॉन्स, वो आपको बता देगा जनाब। ठीक है, आंखें खोल लेगा। आई ओपनिंग हम चेक कर रहे हैं, वी आर चेकिंग दी आई ओपनिंग। फाइनली पेनफुल स्टिमुलस में खोलेगा 2 नंबर, नहीं खोलेगा 1 नंबर। व्हाट इज वर्बल? जी, वर्बल कमांड पे कैसे असेस कर सकते हैं? अगेन पेशेंट आपका उधर पड़ा हुआ है, ट्रॉमाटाइज पेशेंट है, वो बेचारा उधर पड़ा हुआ है। अब आप क्या वर्बल कैसे उसका चेक करते हो? बातें करता है आपके साथ, नहीं करता, इस पे चेक करते हो, किस पे करते हो? हाँ, नहीं, वर्बल से आपको समझ क्या आती है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप ये कह सकते हो रिस्पॉन्स टर, यानी वर्बल मींस पेशेंट बात करके अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। पहले केस में हमने क्या किया था
हमने आई ओपनिंग जैसे सेस की थी, ठीक है। अब वो बकायदा बात करके बताएगा, ठीक है। तो इफ ही इज टॉकिंग नॉर्मल, देन अलर्ट है, बैठा है, बात कर रहा है, देन यू शुड गिव 5 नंबर। ऐसे ही है ना। और अगर 4 पे क्या है, 4 वाला सिनेरियो क्या है? व्हाट इज 4? बात नहीं करता, उसमें ये क्या है, कोई बात फिर भी करता है लेकिन कंफ्यूज है, ठीक है। कहते हैं, यार मुझे क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही, क्या हुआ मुझे, मैं कहाँ पे हूँ, ठीक है। कंफ्यूज्ड है, यानी उसको ये नहीं है कि बात नहीं कर पा रहा है, ये रिस्पॉन्स दे पा रहा, रिस्पॉन्स है लेकिन कंफ्यूज्ड रिस्पॉन्स। फिर आप देंगे 4 नंबर। 5 उसको, जब वो बिल्कुल ठीक था, अलर्ट था, बात कर रहा था, कंफ्यूज है, तो आप 4 देंगे। थर्ड पे, थर्ड क्या होगा? और कंफ्यूजन के बाद क्या हो सकता है? और इररेलीवेंट टॉक। इररेलीवेंट टॉक, चलो जी, ये एक ज्यादा बेहतर आपने उसके लिए वर्ड यूज किया है। इररेलीवेंट टॉक का मतलब क्या है? या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये पेशेंट बात तो कर रहा है बट जस्ट यूजिंग सम इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स। बिल्कुल, वर्ड्स, ठीक है। पहले में हमने क्या कहा जी, और अलर्ट है, ओरिएंटेड है। पहले दूसरे में क्या कर रहा है, कंफ्यूज्ड है। थर्ड में क्या है, वो थोड़ा सा सिर्फ इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स की बात कर रहा है। और चौथे में, यानी जब उसको 2 नंबर मिलेंगे तो वो इनअप्रोप्रिएट साउंड्स करेगा, चलो ये ममलिंग कह लो, या इनअप्रोप्रिएट साउंड्स होंगे, ठीक है। और आखिरी के अंदर ऑब्वियसली बात है, वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो उसको आप 1 नंबर दोगे। सो फिर एक दफा दोबारा देखो, वर्बल रिस्पॉन्स के अंदर पेशेंट, आपको एक्सीडेंट हुआ है, आप उसके पास गए हो, आपने कहा हाँ जी चौधरी साहब, चौधरी अल्लादीता साहब, क्या हो गया? यार मोटरसाइकिल बच गई मेरी, मैं गिर गया हूँ। सो वो आपको प्रॉपरली बता रहे हैं। सेकंड में, यानी फोर्थ, जब उसको 4 नंबर दोगे तो क्या होगा? थोड़ा कंफ्यूज है, बोलते यार समझ नहीं आई, हुआ क्या है मेरे साथ, पता नहीं चला मुझे, मैं किधर हूँ, क्या हो गया, कंफ्यूज नहीं। और पीछे आओगे तो फिर इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं, फिर इनअप्रोप्रिएट, या उसे आप कह लो कि इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स हैं, ऐसी साउंड जिसको आप सेंस नहीं कर सकते हो कि ये क्या है। एंड फाइनली आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। सो ये आपका हो गया वर्बल। 5 और 6 पे क्या है जी, सॉरी मोटर में क्या आएगा? सबसे पहले तो आप जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, हाँ जी जनाब आप ठीक है, चल जरा ये टांगे तो इकट्ठी करें, जरा बाजू तो इकट्ठी करें, सीधा होके बैठे। वो आपकी तमाम कमांड्स को अगर ओबे कर रहा है, अब ओबे कर रहा है, अब वो उसके फ्रैक्चर्स हैं या नहीं है, वो बात की बातें हैं, तो इसका मतलब है वो 6 नंबर दे दें उसको, ठीक है। अच्छा, अगर आप, अगर वो कमांड्स ओबे नहीं कर, ठीक है, आप क्या करते हैं, आप उसको यहाँ पिंच करते हैं ऐसे, वो अपना हाथ उस पिंचिंग साइट के ऊपर लेके आता है और आपके हाथ को पकड़ के पीछे करना। इसका मतलब है वो पेन के स्टिमुलस को लोकलाइज कर रहा है, उसे पता है कि उसको कहाँ पेन हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज मूव्स टू द लोकलाइज्ड पेन। विथड्रॉल नहीं है, विथड्रॉल भी आप, ये इसमें नहीं है, ये दिस इज मूविंग टू द लोकलाइज्ड पेन। वो पहले बताता है जहां पे उसको पेन है, वो उसका बताता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, फ्लेक्स टू द विथड्रॉ फ्रॉम पेन। दूसरे में क्या करता है कि उसको जब आपने दबा रहे हैं ना, ऐसे पिंच किया हुआ है, तो वो अपना हाथ लेके मूव नहीं कर रहा, वो वैसे बॉडी को ऐसे फ्लेक्स करके आगे पीछे करके मूव करने की कोशिश कर रहा है, बट ही इज नॉट यूजिंग हिज अदर हैंड टू जस्ट रिमूव द स्टिमुलस। दिस इज कॉल्ड विथड्रॉ, या फ्लेक्शन के साथ, या फ्लेक्स, फ्लेक्स टू विथड्रॉ फ्रॉम पेन। पेन से दूर होने के लिए वो फ्लेक्स करता है बॉडी को, लिम को, जिस भी पार्ट को आप जो है वो कर रहे हैं। इसके बाद वो पेन से दूर होने के लिए एक्सटेंशन करते हैं, एक्सटेंड टू विथड्रॉ फ्रॉम द पेन। चाहे वो बाजू है, अब आप उसको बाजू पे पिंच कर रहे हो तो वो पीछे लेके जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, वो आपका हाथ पीछे नहीं हटा। उसके बाद, सॉरी मैंने एक्सटेंशन बोल दिया, एबनॉर्मल फ्लेक्शन है, ठीक है। फ्लेक्स टू विथड्रॉ, फिर उसके बाद एबनॉर्मल फ्लेक्शन। अब एबनॉर्मल फ्लेक्शन क्या है कि आप यहाँ उसको पेनफुल स्टिमुलस दे रहे हो, उसके हाथ सारे ऐसे ऐसे वो फ्लेक्स करते जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद है नॉर्मल एक्सटेंशन, आप उसको पेनफुल स्टिमुलस दे रहे हो, अब नॉर्मल एक्सटेंशन करते जा रहे हैं। फाइनली देयर इज नो रिस्पांस, दैट इज दी
मोटर एलिमेंट। सो याद रखना है, इसको आसान कर लेते हैं हम। जो जो मोटर है ये ज्यादा आसान है। कैसे? आप गए हैं, आपने उसको कोई कमांड दी है, उसने आपकी कमांड ओबे कर ली, ठीक है, इसका 6 नंबर है, अलर्ट है बंदा। 5 में क्या है, उसने आपकी कमांड नहीं सुनी, आपने उसको थोड़ा सा पिंच किया है, तो उसने अपना वो एरिया अपने आपके हाथ से पकड़ के पीछे कर दिया कि क्या कर रहे हो यार, तुम क्या समझते हो मैं को मार गया हूँ। सो ये 5, इसका मतलब है उसने पेन लोकलाइज कर ली है और आपने उसको बता दिया उसने कि जी मैं ठीक हूँ। इसके देंगे 5 नंबर। 4 नंबर आप कब देंगे, जब वो इसी पेनफुल स्टिमुलस को हाथ से तो लोकलाइज नहीं करेगा, बट फ्लेक्स कर लेगा टू विदड्रॉ, दूर हटने के लिए बॉडी को फ्लेक्स कर लेगा, ठीक है। आप उसको 4 नंबर दे देंगे। 3 नंबर कब देंगे, जब वो पेनफुल स्टिमुलस को फ्लेक्स तो करेगा लेकिन अब नॉर्मल फ्लेक्शन करेगा, आप उसको 3 नंबर दे देंगे। फिर इस तरह आप नॉर्मल एक्सटेंशन करेगा तो आप 2 नंबर दे देंगे, जब कुछ नहीं करेगा तो आप उसको 1 नंबर देंगे। ओके, नाउ व्हाट इज द जीसीएस ऑफ अ पर्सन हु इज डेड? व्हाट इज द जीसीएस ऑफ अ पर्सन हु इज डेड? 3. What is the GCS of a person who is on ventilator and paralyzed? 3. So याद रखना, डेड हो या वेंटिलेटर पे हो, पैरालाइज्ड हो, द थिंग इज सेम। सो कभी भी याद रखना, जीसीएस कैन नेवर बी 0, इसमें क्राइटेरिया नहीं। सो इसका आंसर आपके पास बड़ा आसान से है, 9 इज द आंसर। सो जीसीएस इज 9। 2 days after cholecystectomy, 40-year-old asymptomatic woman is found to have a serum sodium level of 120. Proper management would be administration of what? पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया हो गया है, क्या करोगे? क्या करना है? 120 का हाइपोनेट्रीमिया है, हाइपरटोनिक सेलाइन देना है, वो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्री वाटर, उसे कहना है पानी से दाना पिए, प्लाज्मा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करनी है, हीमोडायलिसिस करनी है, या अग्रेसिव डायलिसिस विद फ्रोसिमाइड। यार ये वाली जो ऑप्शंस है ना, प्लाज्मा, यूरिन फिल्ट्रेशन, कोई लॉजिक नहीं बनता, आती नहीं है, इस खाते में नहीं है। हीमोडायलिसिस इस खाते में नहीं है। हमने सोडियम कम है, हमने हीमोडायलिसिस से क्या हमें मिल जाना है। सो ये एक्सक्लूड हो रही हैं ऑप्शंस खुद ब खुद। अग्रेसिव डायूरेसिस करती हो तो सोडियम और लॉस होगा, खास तौर पे विद फ्रोसिमाइड। ये तो लूप डायूरेटिक्स है ना, ये तो मजीद सोडियम आपको लूज करेंगे, इनका तो मैकेनिज्म ही है। तो फिर क्या करेंगे? ई करेंगे। बैद मुझे तो नहीं लगता यार ई करोगे। तो बेटा इस केस के अंदर ये एक्चुअली क्वेश्चन है सिविरिटी ऑफ हाइपोनेट्रीमिया का। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिएगा, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, स्लिप ऑफ फिंगर्स है, टाइपिंग मिस्टेक। अच्छा, या इसमें याद रखिएगा, अगर तो सोडियम 120 से नीचे चला गया, 110 115, फिर तो हाइपोटोनिक से लाइन इज द आंसर। अगर सोडियम 120 या 120 से ऊपर है तो फ्री वाटर रिस्ट्रिक्शन इज द आंसर। बस यही इसके अंदर यही ट्रिक है। सिवियर हाइपोनेट्रीमिया मींस लेस देन 120 एंड दैट नीड्स द हाइपरटोनिक सेलाइन। खत्म। बाकी ये तीनों फजूल ऑप्शन थे, इनका तो इसके साथ कोई लिंक ही नहीं बनता। ओके, 70-year-old man is suffering from the arrhythmia on the night of the coronary bypass. आज बाईपास हुए, उसके बाद राइट आंसर उसके अंदर आपके पास जो है वो, जहां पर आपने फ्री वाटर रिस्ट्रिक्शन करनी है वो आंसर। अच्छा, अगला देखो। पेशेंट है, उसका बाईपास हुआ है, रात को बाईपास हुआ है। पोटाशियम जो है जनाब, पोटेशियम हैज बीन एडमिनिस्ट्रेड। यूरिन आउटपुट इज 20 to 30 ml per hour. What is the normal urine output per hour? कितना होता है पता है ना आपको? 1 ml पर kg पर आवर के हिसाब से होता है। तो अगर 70 kg का बंदा है तो कम से कम 70 ml उसका आउटपुट आना चाहिए। ओलिक यूरिया का मतलब है जब लेस देन 0.5 ml पर kg पर आवर हो, तो यहाँ पर उसका ऑब्वियसली बात है कि ओलिक यूरिक पेशेंट है, ठीक है, कम है आउटपुट। सीरम पोटेशियम लेवल इज 6, बढ़ गया है, आउटपुट कम हो गया है, पोटेशियम बढ़ गया है। विच आर द फॉलोइंग मेडिसिन्स counteracts the effects of potassium without reducing the serum potassium level? यार क्या करते हो? पहला व्हाट इज योर ट्रीटमेंट ऑप्शन इन दिस केस?
आप ऑब्वियसली बात है क्या करते हो इस पेशेंट के अंदर, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हो। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, व्हेनेवर देयर इज हाइपरकैलेमिया द फर्स्ट स्टेप यू डू इज टू गिव कैल्शियम ग्लूकोनेट। और ये कैल्शियम ग्लूकोनेट पोटेशियम को ना नीचे करती है ना ऊपर करती है, तो ये करती क्या है, व्हाई वी गिव कैल्शियम ग्लूकोनेट। उसने कहा है कि इसको देने का फायदा क्या हमें, इफ इट इज नॉट लोअरिंग दी पोटेशियम लेवल्स, फायदा क्या। सो इट जस्ट सिंपली काउंटर एक्ट्स दी पोटेशियम, एक्शन ऑफ पोटेशियम ऑन द हार्ट, इसे हम कहते हैं कार्डियो प्रोटेक्शन। सो ये पेशेंट को रिदमिया से बचाती है और कुछ नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 12, a patient suffering from the blunt abdominal trauma requires a partial hepatectomy. He is rapidly transfused with 8 units of the cross-matched blood from the blood bank. Post-operatively, he is found to be bleeding from intravenous sites. यहीं पे आंसर इसका हो जाता है। अगर कोई मरीज मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको लग रही हो, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर उसको लग रही हो, मैं मेरा ख्याल है एक मिस कर गया हूँ, चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेते हैं, 12 को 13 को पहले डिस्कस करें। मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो और उसके बाद वो पेशेंट को इंट्रावीनस साइट से, यानी जहां आपने इवन ब्रैनुला लगाया हुआ है वहां से भी ब्लीड करना शुरू हो जाए, दिस इज DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोagulation। ठीक है, अब मतलब ये इसके अंदर मोस्टली ये सिनेरियो है। अब इन्होंने पूछा है, इन्होंने मेरा ख्याल है क्या पूछा है, his coagulopathy is likely to be due to thrombocytopenia and deficiency of which of the following clotting factors। चलो है उसको DIC, ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि कंज्यूम हो जाते हैं थ्रोम्बोसाइट्स सारे। इस केस के अंदर एक्चुअली होता क्या है इसमें कि जब आप मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाते हैं तो कोagulation कैस्केड एक्टिवेट हो जाते हैं। उस मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन के बाद पहले सारे के सारे प्लेटलेट्स यूज होते हैं छोटे छोटे माइक्रोथ्रम्बाई बनाते हैं। फिर माइक्रोथ्रम्बाई के बाद जब सारे प्लेटलेट्स और कोagulation फैक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम यूज हो जाते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन कोई नहीं बचता, देन स्टार्ट्स ब्लीडिंग। सो DIC हैज टू फेजेस, इनिशियली थ्रोम्बोसिस लीडिंग टू ब्लीडिंग। तो अब उन्होंने पूछा थी कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी इसके अंदर होती है। पहले मुझे ये बताएं कि इसमें कौन सा पाथवे एक्टिवेट हो रहा है। दिस इज अ पेशेंट विद ट्रॉमा। फैक्टर 2 and 7। ओके, सो एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो रहा है इस केस के अंदर, और एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर ओके व्हाट अबाउट फैक्टर, यस द आंसर इज फैक्टर कॉमन पाथवे कैसे, यस ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इस केस के अंदर जो आंसर है वो है कॉमन पाथवे विच इज 9 and 10। सो मेरा जाती ख्याल है इसके अंदर जो आंसर है दैट इज डी, क्योंकि अल्टीमेटली देखो जब ब्लीडिंग हो रही होती है तो फिर कॉमन पाथवे सारे ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, सारे फैक्टर्स खत्म हो जाते हैं। सो फैक्टर 2 and 7 जो है वो एक्टिवेटिंग फैक्टर जरूर थे इस पाथवे के, बट एक्चुअली जब कोagulation नहीं होती तो फैक्टर 9 and 10 कॉमन पाथवे खराब हो जाते हैं। सो यही इसका आंसर है और डायग्नोसिस का DIC। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों ने स्किप किया था। फीमेल प्रेजेंट्स विद अ 3-day हिस्ट्री ऑफ फीवर, एब्डोमिनल पेन, nausea and anorexia. She has urinated for, not urinated for 24 hours. She has a history of previous abdominal surgery for IBD, inflammatory bowel disease. Her blood pressure is 85/50 and the pulse is 140. Her response to the physiological state includes which of the following? पेशेंट एक्चुअली सेप्सिस के अंदर है, सेप्सिस का रिस्पॉन्स आपने बताना है। क्या करेगी बॉडी, उसका आउटपुट भी कोई नहीं आ रहा 24 घंटे में, इसका मतलब है पेशेंट एनयूरिक है। बॉडी क्या करेगी, डिक्रीज इन कार्टिसोल लेवल, इंक्रीज इन द रीनल परफ्यूजन, इंक्रीज इन द सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन। वैद इसमें एक्सट्रिंसिक एंड नहीं, देखें इसमें इसमें मेरा जाती ख्याल है कि इसमें कॉमन जो पाथवे है वो ज्यादा अफेक्ट होगा। ठीक है, कॉमन एक्सट्रिंसिक से स्टार्ट होगा ऑब्वियसली बात है अल्टीमेटली, बट
खराबी तब आएगी जब हमारे पास कॉमन पाथवे के फैक्टर्स गायब हो जाएंगे, वो डेट इज डीएसी के अंदर ऐसी होती है। सो इस केस में क्या करोगे, इंक्रीज इन रीनल परफ्यूजन, बॉडी को फिजियोलॉजिकली क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए इस केस के अंदर जब हमारे पास ये सारा सिनेरियो हो रहा हो। पेशेंट जब एन्यूरिक होता है तो याद रखना कि यही कोशिश की जाती है कि रीनल परफ्यूजन को बेहतर किया जाए। सो इसका आंसर है बी। चलो नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। अ पेशेंट हु हैज टू अंडरगो इलेक्टिव कोलिसिस्टेक्टमी इज टेकिंग एस्पिरिन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड बी डन प्रायर टू सर्जरी। बताओ एस्पिरिन किस चीज को अफेक्ट करता है और उसके लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं। एस्पिरिन कहाँ पे काम करता है, किस जगह पे एस्पिरिन काम करता है। तो हम बात कर रहे थे कि अगर किसी पेशेंट ने वो ले रहा है एस्पिरिन, तो फिर उसके लिए याद है ना प्लेटलेट्स के ऊपर एस्पिरिन एक्ट करती है, एस्पिरिन क्लॉटिंग फैक्टर्स पे एक्ट नहीं करती। सो वो यूजुअली डू दी ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, इसमें क्लॉटिंग टाइम नहीं कर सकते। व्हाई ब्लीडिंग टाइम, व्हाई नॉट द क्लॉटिंग टाइम। सो बेसिकली क्लॉटिंग टाइम के अंदर क्लॉटिंग टाइम इसका आंसर नहीं, इसका आंसर ब्लीडिंग टाइम ही है, क्योंकि ये प्राइमरी जो थ्रम्बस फॉर्मेशन थी उसके ऊपर एक्चुअली एक्ट करती है। सो दिस इज द आंसर। सो ब्लीडिंग टाइम याद रखिएगा इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अभी हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है जी। 20 years old man receives multiple blood transfusions for abdominal gunshot wounds, complain of numbness around his mouth and displays carpopedal spasm and a positive altruistic sign. The treatment required is, पहले बताओ हुआ क्या है। मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई हैं, हालांकि उसको तो फायर आर्म इंजरी थी, तो उसके बाद उसको क्या हो गया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ आखिर ऐसा क्या हो गया मसला। हुआ तो हाइपोकैल्सीमिया है, कैसे। हाउ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉजेज हाइपोकैल्सीमिया। सो देना तो आपने इसमें कैल्शियम है, सी इसका आंसर है। लेकिन क्यों हाइपोकैल्सीमिया हुआ है, इसलिए होता है कि उसके अंदर ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर। क्यों भाई, मैं ये तो पूछ रहा हूँ अवैध क्यों, आखिर ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या हो जाता है कि कैल्शियम कम हो जाता है। नहीं, ब्लड के अंदर होता है सिट्रेट, शाबाश, और कैल्शियम उसके साथ बाइंड होके कैल्शियम सिट्रेट बन जाती है। सो फ्री कैल्शियम खत्म हो जाती है, तो दैट्स व्हाई दिस लीड्स टू हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, 50-year-old man undergoes laparotomy for adenomyosis. A feeding jejunostomy is also done. When can feeding begin using the elemental formula? फीडिंग जेजुनोस्मी का मतलब ये है कि आपने जेजुनम का एक लूप बाहर निकाल दिया है, या उस लूप के अंदर आपने कोई ट्यूब डाल दी है, और अब आप जो पेशेंट को डाइट है वो थ्रू दैट ट्यूब दोगे। तो अब आप बताएं कि उस पेशेंट को आप कब फीडिंग स्टार्ट करा सकते हो फ्रॉम दैट जेजुनम। ठीक है, जो एलिमेंटल फार्मूलाज ये होते हैं, जो बने बनाए फार्मूलाज होते हैं, तो वो कब आप उसको स्टार्ट करा सकते हो। सो उसका आंसर है जी 48 आवर्स के अंदर अंदर आप ये फीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। 65-year-old female with advanced stage esophageal cancer presents to you in the hospital department. On examination, you find that she has uh, prominent tendons which can easily palpated, as well as prominent bony prominences of scapula. At this point, the patient has lost. How much weight this patient has lost? याद रखना ये वेट लॉस की फीचर्स हैं। जब टेंडेंस आ जाएं, जब पेशेंट को अल्लाह माफ करे, जब ये एडवांस स्टेज कैंसर्स होते हैं, सो बोनी आपको पता है प्रोमिनेंसेस नजर आना शुरू हो जाती हैं, तो उस वक्त तक पेशेंट कितना ब्लड सॉरी वेट लॉस कर चुका होता है, या ये बोनी प्रोमिनेंसेस विजिबल होते होते कितना ब्लड कितना वेट लॉस ऑलमोस्ट हो चुका होता है। इसमें 20% के अराउंड, 10 to 20% के अराउंड, मोर देन 30%।
अच्छा सॉरी, प्रोमिनेंट टेंडन्स हैं एंड प्रोमिनेंट बोनी प्रोमिनेंसीज ऑफ स्कैपुला, ठीक है, यू आर राइट। वैसे it's about about 10 to 20% of the protein stores। 20% बहुत ज्यादा होता है, सो आई विल गो विद सी। जो मेरे पास की है, की में भी इसका आंसर सी है, 10 to 20% ऑफ द बॉडी वेट। भारत इसको कंफर्म कर लीजिएगा, बट दिस इज प्रोबेबली द आंसर। 40-year-old man presents to you in accident and emergency department with third-degree burn of 60% of the body surface area before injury। His calculated energy expenditure was 1800 kilocalories per day। What will be his daily energy requirement now? पहले मुझे बताएं कि एक पेशेंट को, एक हम कैसे, एक नॉर्मल बंदा जो है उसकी डेली कैलोरीज हम कैसे काउंट करते हैं, कितनी कैलोरीज उसको पर केजी चाहिए होते हैं, एक ऐसा बंदा जिसको ट्रॉमा ना हुआ हो, ठीक है, ट्रॉमा ना हुआ हो, तो उस पेशेंट की डेली कैलोरीज हम कहते हैं जी 25 किलो कैलोरीज पर केजी। अगर 70 केजी का बंदा होगा तो मल्टीप्लाइड बाय 25, ठीक है, ये तकरीबन बनती हैं 1750 किलो कैलोरीज पर डे, ठीक है, पर डे। तो हम अक्सर कहते हैं ना कि यार एक 70 केजी का बंदा हो ना तो उसको तकरीबन 2000 किलो कैलोरीज पर डे चाहिए होती हैं। वो ये रफ सी एस्टिमेशन है। जब ट्रॉमा हो जाता है तो फिर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तब हम कहते हैं कि नाउ पर केजी वी नीड 40 किलो कैलोरीज पर केजी, ठीक है। और एक और चीज होती है, उसे हम कहते हैं सिवियरिटी इंडेक्स, और एक होता है उसको इंजरी इंडेक्स कहते हैं, इंजरी फैक्टर्स। जो स्वीयर ट्रामास होते हैं उसमें किलो कैलोरीज जब आप काउंट करते हैं तो उसको इंजरी फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करते हैं। ये मेरा ख्याल है जो इंजरी फैक्टर है ये 0.4 या 0.6 होता है। तो अब आप इसके अंदर उतनी तो नॉर्मल तो नहीं हो सकती, जैसे उन्होंने बताया कि 3rd-degree बर्न है, 60% बर्न एरिया है, 40 ईयर्स का वो बंदा है, पहले उसकी 1800 किलो कैलोरीज थी इससे पहले। इसका मतलब है 1800 किलो कैलोरीज का मतलब है कि अराउंड अबाउट 70 केजी का ये बंदा था, इसलिए 1800 किलो कैलोरीज अभी जैसे मैंने कैलकुलेट की है। अब मैंने कहा कि अगर उसको 40 के हिसाब से देखें तो तकरीबन 2800 किलो कैलोरीज के हिसाब से उसका बनना चाहिए। सो इसका जो कितना बनेगा फिर इसका आंसर, तो आंसर इज 2800 किलो कैलोरीज, ठीक है। मैंने क्या बताया, मैंने आपसे सिर्फ एक बात बताई है कि जो पेशेंट्स ट्रॉमाटाइज्ड होते हैं उनमें किलो कैलोरीज पर केजी जो रिक्वायरमेंट है वो 40 पे चली जाती है। बस यही आंसर, यही ट्रिक है। और मुझे कैसे पता चला कि इसका वेट 70 है, क्योंकि उसने बताया कि उसको 1800 किलो कैलोरीज पहले थी। तो अभी हमने कहा कि 70 केजी जो बंदा होता है तकरीबन उसकी 25 केजी किलो कैलोरीज के हिसाब से करें तो 1750 बनते हैं, अराउंड अबाउट 1800। तो ये इसका मतलब है 70 केजी का होगा, इसलिए उसकी अब जो रिक्वायरमेंट है वो 2800 किलो कैलोरीज है। तो इसका आंसर ये भी न्यूट्रिशनल का क्वेश्चन है भाई, 100% सवाल आना ही आना है, पहले बता रहा हूँ। यू विल रिमेंबर दिस पेपर इन योर NRE एग्जाम। 70-year-old hypertensive asthmatic man, हाइपरटेंसिव भी है, asthmatic भी है, receiving the chemotherapy for colonic cancer। He is diagnosed with chronic cholecystitis। He has an pre-operative hemoglobin of 12 and urine analysis shows 20 to 25 pus cells and gram-negative bacteria। He received intravenous penicillin before sending to operation theater। His abdomen is shaved in operation theater। Open cholecystectomy is performed, and despite lack of indications, the common bile duct is explored। Lack of indications, जरूरत नहीं थी, but we did। This wound is closed and the tube drain is placed through a separate stab wound। On third post-op day, patient develops wound infection। Which of the following changes could have made this wound a less favorable environment for infection? सारी स्टोरी के अंदर क्या बताया उसने,
पेशेंट है, कीमोथेरेपी लग रही है, इसका मतलब है इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होगा। पेशेंट को मेलिग्नेंसी है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होगा। कोलिसिस्टाइटिस था, एवं बिला वजह उसका जब आपने किया तो आपने सीबीडी खोल दी, कॉमन बाइल डक्ट खोल दी, एक्सप्लोर। ठीक है। अब ये जो एक्सप्लोरेशन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट है, इसका मतलब है अब आपने एक ऐसा वुंड जिसके अंदर जीआईटी का कोई सेगमेंट नहीं खुलना था, लाइक आपने कोलिसिस्टेक्टमी कर दी एंड दैट्स इट, सीबीडी एक्सप्लोरेशन, अब आपने रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ा दिया है इस पेशेंट के अंदर। तो ऐसा क्या आप कर सकते थे जिससे इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमम होते? सो इस पूरे सिनेरियो के अंदर आप दो काम कर सकते थे। नंबर वन, डिक्रीजिंग द ऑपरेशन टाइम एंड वुंड कंटेमिनेशन बाय नॉट ओपनिंग द बाइल डक्ट। सो अगर आप बाइल डक्ट ना खोलते और ऑपरेटिव टाइम ऑब्वियसली बात है थोड़ा कम करते, तो फिर आप इस इन्फेक्शन को बचा सकते थे। अच्छा, इसकी स्टोरी पीछे अब आपसे क्या पूछेंगे? मैंने कहा था टाइप्स ऑफ वुंड्स आपको याद करनी है। व्हाट इज क्लीन वुंड, व्हाट इज क्लीन कंटेमिनेटेड वुंड, व्हाट इज द कंटेमिनेटेड वुंड, ये इस तरह की एक क्लासिफिकेशन है। व्हाट इज टाइडी वुंड, ठीक है। तो इनको आपने याद करना है। जब आप, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं और आपसे ये पूछूं कि एक पेशेंट है, उसकी हमने अपेंडेक्टमी की है, तो मुझे बताइए अपेंडेक्टमी के बाद उसका जो वुंड है स्किन का, वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा? हर्निया की है, चलो दो एग्जांपल दे दो मुझे। हर्निया का बता दो किस कैटेगरी में आएगा, अपेंडिक्स का बता दो अपेंडेक्टमी का वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा। जी, हर्निया किस में आएगा और अपेंडेक्टमी वाला वुंड किस कैटेगरी के अंदर आएगा? अच्छा यार देखो, हर्निया के अंदर हमने सिर्फ स्किन फेशियाज खोले होते हैं, हमने कोई गट का पार्ट नहीं खोला होता। तो ऐसे तमाम वुंड जो हैं वो क्लीन वुंड्स के अंदर आते हैं। लेकिन अगर आप अपेंडेक्टमी करें तो उसमें आप कंट्रोल्ड आपके पास है, यानी आपने अपेंडिक्स काटी तो ऑब्वियसली बात है गट खुल गई है वहां से। ऑल दो डेट इज कंट्रोल्ड, आपके अपने हाथ में है, आपने उसी टाइम उसको स्टिच कर दिया है, टाई लगा दी है, दैट इज कॉल्ड कंटीन क्लीन कंटेमिनेटेड। ठीक है, ये याद रखना। टाइडी नहीं है, इट्स नॉट टाइडी, इट्स क्लीन कंटेमिनेटेड। ठीक है। और अगर किसी को फायर आर्म इंजरी हो तो वो कौन सा वुंड होता है? बटक्स में गोली लग गई है, पीछे से किसी ने मार दी है, वो होता है कंटेमिनेटेड। याद रखना। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पे कौन सा वुंड होता है? कंटेमिनेटेड वुंड। ठीक है, हर्निया का वुंड क्लीन वुंड है। ठीक है। अगर आपने लाइपोमा निकाला है तो वो कौन सा वुंड है? वो भी क्लीन वुंड है। याद रखना, जब आप कोई सिस्टम खोल दें, सिस्टम खोलने का मतलब जैसे भी क्या किया इन्होंने, इन्होंने कोलिसिस्टेक्टमी की, तो वहां पे भी जीआईटी खुल गया, जहां से आपने बाइल डक्ट काटी है वहां खुल गया ना, आपने बेशक वहां क्लैंप लगा लिया जो भी किया, बट खुल तो गया ना। सो दैट इज दी कंटेमिनेटेड वुंड, याद रहेगा ये बात। और ये याद रखना, ये सवाल ये भी आएगा, वुंड के बारे में भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अगला सवाल क्या है जी हमारे पास? 70-year-old हाइपरटेंसिव एस्थमेटिक मैन हु इज रिसीविंग कीमोथेरेपी, मैंने बता दिया, सॉरी नहीं सॉरी ये उसी का है, चलो। रिसीविंग कीमोथेरेपी। अच्छा, इस अगले पेशेंट्स के अंदर ही उससे मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम स्टेटमेंट है। The wound is closed and the tube drain is placed through a separate on third post-operative day. The patient develops wound infection. ये यहाँ तक सेम है। Which of the following characteristics of the patient might have increased the risk of wound infection? इस केस के अंदर wound infection के जो फैक्टर्स थे वो डिस्कस हो रहे हैं। यहाँ पेशेंट फैक्टर उसने पूछा है कि ये बताएं कौन सा फैक्टर पेशेंट के अंदर है जिसकी वजह से वुंड इन्फेक्शन हो सकता है। वो पेशेंट फैक्टर आपने बताना है। तो क्या ख्याल है, इस पेशेंट के अंदर क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो वुंड इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है? अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था, दैट इज कीमोथेरेपी। मैंने कहा था कीमोथेरेपी वाला पेशेंट जो होता है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं। सो इसका बेचारे का यही मसला है कि इसको इम्यूनो कम्प्रोमाइज होने की वजह से ये मसला है। सेम स्टोरी, अगला पेशेंट
सेम एमसीक्यू एंड पे स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन द केयर ऑफ दिस पेशेंट कुड हैव डिक्रीज द चांसेस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन। अब ये तीन सवाल आपने पढ़े हैं। पहले सवाल के अंदर सर्जिकल फैक्टर्स थे, सर्जिकल फैक्टर्स ऑफ वुंड इन्फेक्शन। दूसरे क्वेश्चन के अंदर पेशेंट रिलेटेड फैक्टर ऑफ वुंड इन्फेक्शन। और अब जो तीसरा है उसमें क्या लिखा है, चेंजेस इन द केयर ऑफ दिस पेशेंट शुड हैव डिक्रीज, यानी हम प्रिकॉशंस में ऐसा क्या कर सकते थे कि इस पेशेंट का वुंड इन्फेक्ट ना होता। तो उसका बड़ा आसान है। देखो इस पेशेंट के अंदर उन्होंने क्या किया है, इन्होंने काम किया था, ओपन कोलिसिस्टेक्टमी परफॉर्म्ड, bile duct opened, the wound is closed, tube is placed. Third, patient develops wound infection. बाद में हम क्या कर सकते थे, we could have continued the antibiotics, continuing the prophylactic antibiotics for 3 post-op days. This prevents the wound infection. हम post operatively antibiotics देते हैं ना, तो उस वजह से उससे हम prevent कर सकते हैं। नंबर 1 उन्होंने क्वेश्चन क्या ऑप्शंस क्या दिए, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ प्री ऑपरेटिव हॉस्पिटल स्टे। ये कभी भी नहीं करते, हमारी कोशिश होती है कि कम से कम प्री हॉस्पिटल स्टे हो, वरना तो चांसेस और ज्यादा इन्फेक्शन के बढ़ जाएंगे। नंबर 2, ट्रीटिंग द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बिफोर सर्जरी विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। शेविंग द एब्डोमेन एट द नाइट बिफोर सर्जरी। अच्छा ये बड़ी दफा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि शेव पेशेंट की कब करनी चाहिए, जिस एरिया पे आपने ऑपरेट करना है, अगर उस एरिया पे बाल हैं, so where you at what time you should do the shave of this patient। क्या आंसर है, कब करोगे शेव? नाइट बिफोर सर्जरी बेहतर है, एट द टाइम ऑफ सर्जरी, इन द ऑपरेशन थिएटर, इन दोनों में से क्या बेहतर है? तो याद रखिएगा टाइम ऑफ सर्जरी इन ऑपरेशन थिएटर इज द बेस्ट ऑप्शन। चलो जी ये पेशेंट खत्म हो गया। अगला पेशेंट देखें जी, ड्यूरिंग द एंडोस्कोपी लिस्ट ऑन सैटरडे आफ्टरनून यू आर यूजिंग ग्लूटाराल्डिहाइड जिसका नाम है साइडेक्स to decontaminate the flexible endoscopes. Glutaraldehyde 2% is effective against what? ये बड़ा ही फेवरेट एंड कॉमन एमसीक्यू है। आप जी मॉर्निंग में उसका आंसर जो पीछे वाले का आप पूछ रहे हैं वो ये है कि आप एंटीबायोटिक प्रोफ्लेक्सिस कंटिन्यू करते, ये डी आंसर था उसका। अच्छा अब ये देखें, पेशेंट को ग्लूटाराल्डिहाइड आप दे रहे हैं 2%। आप बताएं कि ये ग्लूटाराल्डिहाइड किन किन चीजों को मारता है। नंबर 1, vegetative bacteria only, tuberculosis, vegetative spores and viruses, vegetative bacteria and vegetative viruses only, या viruses only, spores only, TB and spores only। So क्या आंसर है आपका? याद रखिएगा साइडेक्स या ग्लूटाराल्डिहाइड 2%, it can kill all the bacteria and all the viruses but not the spores। So C is the answer, it can kill bacteria and viruses but it cannot kill the spores। अच्छा जी अगला सवाल है, 12-year-old boy is brought in here with pain and inflammation at the ball of his left foot, चलो बिग टो के ऊपर, and red streaks extending up the inner space of aspect of his leg। He remembered removing the wood splinter from the sole of the foot। ये बड़ा खतरनाक है, उसके पाँव के अंदर लकड़ी एक छोटा सा पीस घुस गया था, उसने निकाला, उसके बाद वहां से इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ, अब वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीक्स ऊपर फैल रहा है। बड़ा कॉमन सा ये सवाल है। आपने उसको देनी है एंटीबायोटिक्स, विच एंटीबायोटिक्स यू विल एडवाइज टू दिस पेशेंट। जब तक उसका कल्चर नहीं आ जाता आपने उसको एम्पिरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है। क्या एंटीबायोटिक थेरेपी दोगे? आंसर इज क्लॉक्सासिलीन। ठीक है, ये बेसिकली पेनिसिलिन ही हैं। इसमें कौन सा बैक्टीरिया गया होगा उसके अंदर? तो द बैक्टीरिया जिसने इसको यहाँ परेशान किया वो स्टेफ ऑरियस है, उसके अगेंस्ट क्लॉक्सासिलीन हम यूज करते हैं। ठीक है, एक फर्स्ट एड में लिखा हुआ है यूज नैफ वर्सेस स्टैफ। नैफ इज मेरा ख्याल है नेफिसिलीन। ठीक है, ये पेनिसिलिन ही है नबील, सारी ये सारी पेनिसिलिन ही हैं।
लेकिन बेटे ये उसमें स्पेसिफाइड है जो उसके लिए यूज करनी है। स्टैफ ऑरिस के अगेंस्ट यू यूज क्लॉक्सासिलीन और नेफिसिलीन, नेफसिलीन मेरा ख्याल है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ये है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। बड़ा ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है अगेन ये भी। सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस आम रूटीन में होता है जी, और इसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है? गट के अंदर, गट के ऊपर एक पूरी लेयर बन जाती है। ठीक है, सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस मीन कोलन लार्ज गट स्पेशली, ये पेशेंट ब्लीडिंग पर रेक्टम के साथ प्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्यों है? इसके पीछे रीजन होती है जनाब एंटीबायोटिक्स का बेतहाशा इस्तेमाल या पेशेंट का इम्यूनो कम्प्रोमाइज होना। कहते हैं इसमें करना क्या है? सूडोमोनास कोलाइटिस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? नंबर 1, सर्जिकल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंटली। बिल्कुल भी नहीं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इनिशियली until unless there is a complication of pseudomembranous colitis which is called as megacolon। ठीक है, तब जाके कहीं हम इसकी सर्जरी का सोचते हैं। एक्चुअली दिस इज टॉक्सिक मेगाकोल, अदरवाइज सर्जरी नहीं करते। नंबर 2 है जी, आफ्टर अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी द रिलैप्स रेट इज लेस देन 5%। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। रिलैप्स रेट इसका ज्यादा चांसेस होते हैं। डायग्नोसिस यूजुअली बेस्ड ऑन क्लिनिकल फाइंडिंग। दिल नहीं मान रहा, इसलिए कि डायग्नोसिस इसकी होती है क्लोनोस्कोपी के ऊपर, क्लिनिकली पता नहीं चलता। इफ सर्जरी इज परफॉर्म्ड अ लेफ्ट हेमिकलेक्टमी इज यूजुअली एडिक्वेट। बिल्कुल भी नहीं। एक कोलॉन कोलाइटिस है, आपको पूरा कोलन निकालना पड़ेगा, सो दिस लीड्स टू टोटल कोलेक्टमी। आखिरी बच गया हमारे पास, इंडिकेशन फॉर सर्जिकल ट्रीटमेंट इंक्लूड्स जब डिजीज ठीक ना हो रही हो, जब फेलियर ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट हो चुका हो, टॉक्सिक मेगाकोलन हो चुका हो, या कोलन फट चुका हो। सो ये इंडिकेशंस फॉर सर्जरी है, इसलिए मैंने कहा था कि टॉक्सिक मेगाकोलन से पहले सर्जरी नहीं करनी। 60-year-old farmer presents with the growth on his hip. The biopsy report confirms squamous cell carcinoma. सॉरी, मैंने हिप पढ़ दिया, दिस इज लिप एक्चुअली। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, अब ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमास क्या होते हैं? इट इज अ लीजन व्हिच अराइजेस इन द एरियाज ऑफ persistent hyperkeratosis। नंबर 1, 90% of the cases that occur in the upper lip is lesion that constitute 30% of all the cancers of the oral cavity, resistance to radiotherapy, inability to metastasize to ipsilateral posterior cervical notch। इनिशियली ये कहाँ पे मेटालाइज करते हैं? यार ये जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमास होते हैं ना, ये ज्यादातर अपर लिप पे ही होते हैं। मेटास्टेसाइसिस बहुत रेयरली करते हैं, इतनी आसानी से मेटास्टेसाइज नहीं करते। एक होता है, नहीं बेजल सेल है और एक स्क्वामस है ना। हाँ, बेजल सेल जो कार्सिनोमास होते हैं दे आर यूजुअली टुवर्ड्स द बेस ऑफ स्कल। हम कहते हैं कि ये जो एरिया है ना एंगल, इसके ऊपर ज्यादातर बेजल सेल कार्सिनोमास यहाँ पे होते हैं। स्क्वामस सेल कार्सिनोमास पूरी बॉडी पे कहीं पे भी हो सकते हैं, बट यूजुअली दे आर कॉमन ऑन दी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये आपकी बात ठीक है, जो मैं आपसे कह रहा था कि 90% केसेस अपर लिप ये बेजल सेल कार्सिनोमास होते हैं, स्क्वामस नहीं होते। सो द आंसर इज गोइंग टू बी दी डी, सॉरी लास्ट ऑप्शन जो है इनिशियली मेटास्टेसाइसिस टू द इप्सिलेटरल पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। ठीक है, अच्छा अब ये इसके अंदर दो अलग से जो सवाल आते हैं, वो एक आपने स्क्वामस सेल कार्सिनोमा पढ़ लेना है, एक आपने बेजल सेल कार्सिनोमा पढ़ लेना है, और एक आपने मैलिग्नेंट मेलानोमा पढ़ लेना है। भाई ये 3 स्किन की लीजन्स हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको करवा दूंगा, बट इनमें से भी एक सवाल तो 100% आएगा ही आएगा। 70-year-old man with 50-year-old history of cigarette smoking presents with non-tender mass in the lateral neck। Non-tender, ये याद रखना, when whichever mass is non-tender is always suspicious, can be malignant। मैं ये नहीं कह सकता always malignant, it can be malignant। ठीक है, the simplest way to establish the diagnosis of a neck mass suspected to carcinoma is, simplest way to make a diagnosis, simplest way, definitive way की बात नहीं कर रहा,
कोई इन्वेसिव ऑप्शंस की बात नहीं कर रहे, सिंपल सी बात है, आप उसकी FNAC कर लें, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, तो कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। ए इज द आंसर। मैंने हिसाब से कहा ना कि कोशिश करें कि इन पेशेंट्स को जितने भी लम्प्स होते हैं उनकी FNAC लाजमी करें। सो हर मैस को हम FNAC के थ्रू असेस कर सकते हैं। इसका अगला सवाल है जनाब आपके पास, 40-year-old man had a burn injury inside a confined space. He was in the respiratory distress and endotracheal tube was passed. Suit was suction from the wound. Which statement is correct in this patient? अच्छा पहले ये बताएं इसको कौन सी टाइप का बर्न हुआ होगा। ये पेशेंट है ना, उसका किसी बंद जगह पे जहां आग लगी थी वहां पे था, साथ बर्न इंजरी भी हुई है इसको। नाक में से वो जो ब्लैक नहीं हो जाता जैसे जलने के बाद धुएं के अंदर वो जो होते हैं हॉट एयर के अंदर, जो सूट कहते हैं, राख जिसको कहते हैं, वो हमने सक्शन की है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पेशेंट के अंदर, क्या कौन सी टाइप ऑफ बर्न है, पहले ये बताओ फिर मैं आगे चलता हूं। तो बर्न के कौन सी टाइप है, दिस इज कॉल्ड एज इनहेलेशनल बर्न, शाबाश। और इसके अंदर पढ़ना क्या है, अब बर्न के सवाल आपके पास ये आएंगे, कैलकुलेट दी बर्न एरिया। किसी को याद है कि बर्न एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने परसेंट बर्न हुआ है पेशेंट को, वो हमने कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि इसकी बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं उसका वाटर, वाटर नहीं आईवी फ्लूइड्स कहना चाहिए, चलो, कैलकुलेशन ऑफ द आईवी फ्लूइड्स। ठीक है, और इसमें एक सवाल आता होता है, आई थिंक आपको शायद याद होगा, विंटर्स फार्मूला। बच्चों 3 सवाल तो इसके ये निकल आने हैं यहीं से, MCQs। रूल ऑफ 9 भी है, ओके सॉरी, विंटर मैंने लिख दिया, दैट इज पार्कलैंड्स फार्मूला, यू आर राइट, दिस विंटर फार्मूला एक्चुअली एनाइन गैप या बाकी चीजों के लिए होता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्कलैंड्स फार्मूला। और व्हाट इज द पार्कलैंड फार्मूला एंड व्हाट इज रूल ऑफ 9? रूल ऑफ 9 तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम कहते हैं कि हमारे पास 9% हमने डिवाइड एरियाज को डिवाइड किया है 9%, लाइक हेड एंड नेक इज 9%, हेड एंड नेक इज 9%। अगर ये जला होगा खुदा खास्ता तो 9%। अपर लिम्ब पूरा एक, आगे से पीछे से 9%। सो चूंकि वी हैव 2 अपर लिम्स, सो दैट मेक्स 18%। एंटीरियर चेस्ट यानी एंड एंटीरियर एब्डोमेन, चेस्ट एंड एब्डोमेन, anteriorly chest and abdomen is 18% and obviously posteriorly is 18%. So हम कहते हैं ये जो torso है, the word torso mean abdomen and chest, that makes 36%, sorry 36%। ठीक है, lower limb, each lower limb is 18%, सो दो मिला के 36%। सो 36% दोनों लोअर लिम्ब के, 36% चेस्ट एब्डोमेन एंटीरियर पोस्टीरियर, ये हो गया 72%। 18% हमारे लिम्स हो गए, ये हो गया 90%। 9% हमारा हेड एंड नेक हो गया, ये हो गया 99%। और 1% बच गया, वो क्या है बोला, व्हाट इज 1% लेफ्ट? इट्स पेरिनियम, शाबाश, नॉट पाम, इट्स पेरिनियम। पाम अपर लिम्ब के अंदर आएगा ना। Yes, perineum is 1%, so that makes it 100%. Okay, what are the indications for admission? किन पेशेंट्स को एडमिट करते हैं कितने परसेंट बर्न हो तो? याद रखिएगा, बच्चों में 20% बर्न है, आप एडमिट करोगे। बड़ों में 30% बर्न है, आप एडमिट करोगे। जिस पेशेंट के भी हाथ पांव जले हैं, पेरिनियम जली है, फेस जला है, यू विल एडमिट द पेशेंट। ठीक है, इसमें परसेंटेज मैटर नहीं करता, क्योंकि अभी पेरिनियम तो जस्ट 1% है, बट यू विल एडमिट द केसेस, क्योंकि सेंसिटिव एरियाज है। पाम
हैंड पाम बर्न है, यू विल एडमिट द केसेस, ठीक है। अदरवाइज आप 30% पे जाके बर्न करते हो, लाइक पेशेंट उसकी बैक जल गई है, टांगे जल गई हैं, तो 30% पे जाके आप उसका एडमिशन करते हो। फिर एक्सट्रीम एजेस सब एडमिट होते हैं, बहुत बूढ़े, बहुत बच्चे छोटे, उनको एडमिट किया जाता है। बस ये इसके अंदर मोटी मोटी इंडिकेशंस एडमिशंस की। पार्कलैंड फार्मूला आप में से किसी ने बताया जी, बिल्कुल ठीक है। पार्कलैंड फार्मूला कैलकुलेट क्या करता है? पार्कलैंड फार्मूला हमारा जितना फ्लूइड हमने देना है वो कैलकुलेट करता है। पहले हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करने का क्या तरीका था, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की है कि आप उसको रूल ऑफ 9 यूज करके कैलकुलेट कर लेते हो। लाइक सपोज करो एक पेशेंट है, उसका 20% एरिया बर्न है। हम अगर ये फार्मूला अप्लाई करें तो फार्मूला क्या है, 4 इंटू वेट 70 kg इंटू दी बर्न बॉडी सरफेस एरिया लाइक 20%। आप इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उतना आईवी फ्लूइड उस पेशेंट को देना है। लाइक सपोज करो कि कैलकुलेट करके आ जाता है, एग्जांपल दे रहा हूं, 8000 मिल्स ml। अब 8000 को पहले लीटर्स में कन्वर्ट करो तो दैट इज अराउंड अबाउट 8 लीटर्स। अब इस 8 लीटर में से हाफ कर लो, 4 लीटर 4 लीटर। जो फर्स्ट 4 लीटर है दैट शुड बी गिवन इन 6 आवर्स। और ये टाइम कब स्टार्ट होगा, टाइम ऑफ बर्न से लेके, नॉट फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। ये पेशेंट कब आ रहा है उससे नहीं, जला कब है उस वक्त से ये स्टार्ट। अब टाइम ऑफ बर्न, लाइक सपोज करो मरीज 5 बजे 5 AM पे उसको बर्न हुआ है, वो आपके पास आ गया है तकरीबन कोई 9 AM पे। अब 4 घंटे ही हैज ऑलरेडी लॉस्ट। अब आपके पास बच गए 2 आवर्स। उन 2 आवर्स में आपने ये 6 लीटर देना, सॉरी 4 लीटर देना है। रिमेनिंग 4 लीटर आप उसको नेक्स्ट 18 आवर्स के अंदर दोगे। दिस अप्लाइज फॉर फर्स्ट 24 आवर्स। याद रखनी है ये बात कि फ्लूइड देना कब है, कितना देना है, कैसे कैलकुलेट करना है, सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करना है। आखिरी सवाल, व्हाट इज द बेस्ट फ्लूइड फॉर रिप्लेसमेंट इन फर्स्ट 24 आवर्स? पहले 24 घंटों में बर्न का पेशेंट है, बेस्ट फ्लूइड कौन सा है? दो ऑप्शन दे देता हूं, कोलॉइड्स और क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स के अंदर आता है वही आपका नॉर्मल सेलाइन, रिंगर लैक्टेट। कोलाइड्स के अंदर आते हैं आपके प्रोटीन सॉल्यूशन, प्रोटीन फ्लूइड्स कंटेनिंग दी प्रोटीन्स, उसमें ब्लड भी आ जाता है। सो फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर डू नॉट गिव कोलॉइड्स, शाबाश, नहीं देना। वजह यह है कि जब आप फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर इन पेशेंट्स के अंदर कैपिलरी डैमेज होता है और कैपिलरी लीक होता है बहुत से, इसलिए इन पेशेंट्स के अंदर एडीमा होता है बहुत ज्यादा। तो अगर आप कोलाइड्स दोगे विच कंटेन्स प्रोटीन्स, तो वो यहाँ से लीक होंगी। जब लीक होंगी तो वो अपने साथ वाटर ड्रैग करेंगी। द पेशेंट विल हैव मोर हाइपोवोलीमिया, उसका एडीमा भी वर्स हो जाएगा, वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन भी हो जाएगा। सो इन पेशेंट्स के अंदर हम फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर वी अवॉइड दी कोलाइड्स। तो जो टॉपिक मैंने कवर कर दिया बर्न का, आगे चलो। सो इस पेशेंट के अंदर आंसर क्या है जी, सॉरी बात वहां पे रह गई। स्मोक स्मोक पोजिंग पॉइजनिंग इज अ थर्मल, नहीं सॉरी किधर गया, विच ट्रीटमेंट इज करेक्ट इन दिस पेशेंट? तो पहला उसमें है कि जी स्मोक पॉइजनिंग इज अ थर्मल रेदर देन अ केमिकल इंजरी। नंबर 2, कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल्स आर नॉट लाइकली टू बी एलिवेटेड। भाई जरूरी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स बढ़ जाते हैं। Chest X-ray during the early post-inhalation period shows a characteristic ground glass. This is the answer. C is the answer. याद रखना, ये बर्न इनहेलेशनल बर्न होता है ये लंग्स को डैमेज करते हैं और उसके ऊपर जाके जो करेक्टरिस्टिक्स अपीयरेंस आती है उसको हम ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस कहते हैं। जी नेक्स्ट इज कार्ड 25-year-old man is brought to the emergency with burns of face, left upper limb, chest, full thickness burn of right upper limb. He is agitated, hypotensive,
and tachycardia. ये hypotension, agitation, tachycardia shows hypovolemia. It shows shock. Which statement is correct concerning the initial wound management in this patient? क्या करना चाहिए? नंबर 1, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स कर लगानी चाहिए इस पेशेंट को, और या उसकी अर्ली एक्सीजन ऑफ द फेशियल एंड द हैंड बर्न करनी चाहिए, या एस्केरोटमी करनी चाहिए। अच्छा यार, ये एस्केरोटमी का जो वर्ड है ना, ये याद रखना, दिस इज द प्राइम इन द मैनेजमेंट ऑफ द बर्न्स। कभी भी इसको मिस नहीं करना। बर्न्स के पेशेंट में हमजा आपने कोलॉइड्स नहीं यूज करने पहले 24 घंटों में, तो शुरू में क्रिस्टलॉइड्स यूज करने। आपने सवाल ये पूछे, क्रिस्टलॉइड्स में रिंगर आप यूज कर सकते हो, नॉर्मल सेलाइन यूज कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर इवन ब्लड भी नहीं लगाते होते, क्योंकि ब्लड भी कोलाइड्स के अंदर आता है। मैं इसकी बात कर रहा था कि क्या करना है इस पेशेंट का, एस्केरोटमी। एस्केरोटमी क्या होता है? जब बर्न हो जाता है तो वो आपने देखा, अक्सर नोट किया होगा, हार्ड सा वो स्किन हो जाती है, स्कार सा बन जाता है, उसको स्कार कहते हैं। स्कार जो है ना, ये बड़ा खतरनाक है। अगर ये अराउंड एक लाइक अ बैंड बन जाए अराउंड द आर्म, तो ये उसकी ब्लड सप्लाई को वहां से स्क्वीज कर देता है, एंड इवन दिस लीड्स टू एम्पुटेशन। सो सबसे पहले इस केस के अंदर एस्केरोटमीज करें। बाकी हाइपोवोलीमिया ये तो करेक्शन करना ही करना है ना हमने, ठीक है। उसने वूंड मैनेजमेंट, अगर वो हमसे पूछते हैं ना इसकी फ्लूइड मैनेजमेंट, तो फिर हम हमारा आंसर या हमारा हम कुछ और ढूंढ रहे होते हैं। तो वूंड में यही होता है कि जी वॉश करना है, एक्सरसाइज करना, बात की बातें हैं। पहले स्केरोटमी, बर्न का वूंड है, पहला काम है कि उसके स्कार को मैनेज करें। उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट, 25-year-old man is brought to the emergency ward with the burns of face, left upper limb and chest with full thickness burns of right upper limb. 25-year-old man, याद रखना, he is agitated, hypotensive, tachycardic, which is the following statement is correct in this patient. फिर दोबारा देखो, ये बर्न का पेशेंट है, फेस उसी तरह बर्न है, एजिटेड, यहां तक सेम स्नैरियो है, स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस पेशेंट। अब स्पेसिफिक नहीं है क्या चीज ठीक है, वो आपने बतानी है। सो जनाब, इसका आंसर आपके पास अभी देख लेते हैं क्या निकलता है। नंबर 1, हाई डोज पेनिसिलिन देनी चाहिए। टेटनस प्रोफिलैक्सिस नॉट नेसेसरी लिखा हुआ है, नेसेसरी होता है, ठीक है। अगर उसको लास्ट 3 इयर्स में नहीं लगा तो उसको लाजमी टेटनस देना होता है। द एस्टिमेटेड एरिया ऑफ बर्न इज 60%। इसका कैलकुलेट करें, बर्न एरिया कितने परसेंट बनता है? 60%। ऑब्वियसली बात है नहीं बनता। The most sensitive indicator of adequacy of fluid resuscitation is heart rate. It's not the heart rate, it's the urine output. याद रखना, कितना पेशेंट को रिससिटेशन अच्छी हुई है या नहीं हुई, वो उसके यूरिन आउटपुट पर डिपेंड करता है, नॉट ऑन दी heart rate. So E is the answer. The patient should undergo immediate intubation क्योंकि burn of the face है, chest full thickness, chest के ऊपर full thickness burn है, ये खतरनाक बात है। So patient should go immediate intubation for airway protection and oxygen administration, ठीक है। तो ये जनाब इसकी स्टोरी। उसके बाद है 31, a 60-year-old female is to have a suspected melanoma excised from her thigh. It appears to be a thin melanoma, less than 1 centimeter deep. The smallest margin to plan the excision is. ये बड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ी दफा आया हुआ है। इसमें एक क्लासिफिकेशन है, उसे कहते हैं ब्रेस्लोज थिकनेस। मेलानोमा कितना निकालना है, ये वो इस क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ब्रेस्ट लोब थिकनेस के ऊपर। बहरहाल इस केस के अंदर अगर 1 सेंटीमीटर डीप है तो 1 सेंटीमीटर मार्जिन हमने उसके साथ लेने होते हैं। मेलानोमा में याद रखना, हम मार्जिन को मिलीमीटर्स में नहीं लेते, बस इतना ही काफी है याद करने के लिए। द मार्जिन शुड बी टेकन इन दी सेंटीमीटर्स। बहरहाल इसको भी आपने, ये जो मेरे 3 टॉपिक आपको स्किन के क्या बताए हैं, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा और मेलिग्नेंट मेलन, तो ये आपने इसमें याद रखना। 32-year-old female presents with a cauliflower type skin lesion on the hand for 10 years.
उसको रेडिएशन हुई थी क्योंकि वहां एक्जिमा था उसके लिए। इंसिजनल बायोप्सी कंफर्म्स द डायग्नोसिस ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस इज व्हाट? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के बारे में फिर क्वेश्चन आ गया, तो उसका आंसर है इट रियली मेटास्टेसाइसिस। जो हमने, अच्छा ये जो आप पढ़ोगे ना, जब दो क्वेश्चंस यहाँ गुजरे हैं जो मुझे थोड़ा से, एक तो पीछे क्वेश्चन आया था जिसमें इनिशियली लिखा हुआ था कि इट मेटास्टेसाइसिस टू दी पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, नंबर वन। और यहाँ पर वहां पर दूसरा सवाल था, ये दूसरा सवाल है जिसके अंदर इसका आंसर हम अभी ढूंढने लगे हैं। तो इसका आंसर है रेयरली मेटास्टेसिस टू द रीजनल लिम्फ नोड्स। ये तो ये ना, इसकी आपने सिर्फ इतनी जाके देखना है कि लिम्फ नोड के अंदर इसके मेट्स के बारे में या मेटास्टेसिस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, बस। यानी इसकी मेटास्टेसिस पढ़ लेनी है। तो मेलिग्नेंट मेलानोमास जो हैं, सॉरी नॉट मेलिग्नेंट मेलानोमा, इन दिस केस दिस इज द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा प्रोबेबली। तो ये मेटास्टेसाइज होता है, कहाँ पे होता है, अर्ली होता है, तो जब टॉपिक कवर करेंगे तो हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं जी। A 50-year-old man presents with painless swelling on the skull. Close inspection shows a punctum. बस भाई यहीं पे क्वेश्चन पकड़ा जाता है। Whenever we have a punctum, this is called sebaceous cyst. The difference between a lipoma and sebaceous cyst is punctum. आम जुबान में लोग अक्सर आपको कहेंगे डॉक्टर साहब हाँ वो मुझे एक स्वेलिंग से बनी है, उसका एक मुंह बन गया हुआ है, दैट इज पंक्टम, फ्रॉम देयर इट इज गोइंग टू रप्चर। सो याद रखना दिस इज दी सीबेशियस सिस्ट। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सीबेशियस सिस्ट? क्या करते हैं हम उसको? अच्छा ये तो इंसियन एवल्जन, मार्सुपिलाइजेशन, ये तीन तो निकाल दो। आपके पास बच जाते हैं दो ही ऑप्शंस, एक है एक्सीजन और एक है इन्यूक्लिएशन। ठीक है, तो जो एक्सीजन है वो ही आंसर है। इन्यूक्लिएशन जो होते हैं ये सिस्ट के नहीं होते, सिबेशियस सिस्ट के नहीं होते। इन्यूक्लिएशन लाइपोमा का होते हैं ना। ये एवेल्यूएट नहीं लिखा हुआ, ये एवल्जन लिखा हुआ है, और इसमें इंसिजन तो नहीं देते ना। तो इस पेशेंट में याद रखना, जब कभी सिबेशियस सिस्ट होगी तो वी गो फॉर एक्सीजन, और जब कभी लाइपोमा होगा वी गो फॉर इन्यूक्लिएशन। चलें जी। 40 years old man sustains gunshot injury to his right upper thigh just distal to the inguinal crease. Peripheral pulses are palpable in the foot, but the foot is pale, cool, and hypoesthetic. Surgical exploration is decided because the presence of palpable distal pulses does not reliably exclude. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। फायर आर्म इंजरी जब आती है अक्सर औकात, तो हम ये सोचते हैं कि यार इसकी पल्सेस आ रही हैं, इसका मतलब है इसकी वेसल इंजर्ड नहीं है। कई दफा पल्सेस आ रही होती हैं बट वेसल इंजरी होती है या क्लॉट बन चुका होता है वेसल के अंदर। सो याद रखिएगा इस केस के अंदर हमें एक्सप्लोरेशन करनी पड़ती है। तो दैट इंडिकेट्स अ सिग्निफिकेंट आर्टीरियल इंजरी, तो इसका आंसर ए है। ठीक है, सिग्निफिकेंट इंजरी टू दी मोटर नर्व, यहाँ मोटर फाइबर्स का तो मसले नहीं है, उसका कौन सा कोई फुट ड्रॉप डेवलप हो गया है। सिग्निफिकेंट इंजरी टू दी लॉन्ग बोन्स, यहाँ ना यहाँ फ्रैक्चर की बात हो रही है। वेन्स, वेन्स का पल्स से कोई ताल्लुक नहीं है। सो हमारे पास पहला ही आंसर बन जाता है, दैट इज दी arterial injury, that shows arterial injury. 25-year-old man sustains a gunshot injury to his left thigh. Exploration reveals a 5 centimeter portion of superficial femoral artery is destroyed. 5 सेंटीमीटर का गैप आ गया, यहाँ आर्टरी आ रही थी, ये गैप है, अब इतना इंजरी है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट इन दिस केस क्या करोगे? 5 सेंटीमीटर का सेगमेंट लॉस है आपके पास। अच्छा ये सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट भैया, एक्चुअली आपसे ये पूछना चाह रहे होते हैं कि अगर एक पेशेंट को कितना सेगमेंट लॉस हो तो हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं।
ठीक है, याद रखना जब 5 सेंटीमीटर तक का लॉस हो वी कैन गो फॉर प्राइमरी एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। तो ये जो पहले लिखा है ना डिब्राइडमेंट एंड एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, यही इसका आंसर है। या एक आंसर इसका आ सकता है डी, डिब्राइडमेंट एंड रिपेयर विद इंटरपोजिशन वेन ग्राफ्ट। बच्चों डिब्राइडमेंट तो करनी ही करनी, ठीक है, आर्टीरियल ग्राफ्ट हम नहीं लेते। डिब्राइडमेंट रिपेयर प्रोस्थेटिक ग्राफ्ट 5 सेंटीमीटर के लिए प्रोस्थेटिक ग्राफ्ट भी नहीं लिया जाता। अब दो ऑप्शन बच गए, या तो हम क्या करें, अच्छा तीसरा भी देख लो, लाइगेशन एंड ऑब्जर्वेशन, हम आर्टरी को लाइगेट नहीं करते। लाइगेट कर दी इसका मतलब बंद कर दिया अपने ब्लड सप्लाई। अब रह गए दो ऑप्शन, एक में है डिब्राइडमेंट विद एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, काटो और दोबारा उसको जोड़ दो साफ करके। दूसरा है डिब्राइडमेंट विद इंटरपोजिशन। कई दफा होता है कि जब आप डिब्राइड करते हो तो पहले 5 सेंटीमीटर का जो डिफेक्ट था वो 7 सेंटीमीटर का हो सकता है, इतना गैप आ जाए और आर्टरी मोबिलाइज ना हो। क्योंकि जब आर्टरी आप मोबिलाइज करोगे आपने उसकी ब्रांचेस को भी देखना है और फिर आपने ये भी देखना है कि कहीं वो स्ट्रेच करके ना आपने की हो, खुल जाएगा वो। सो आई विल गो विद डी इन दिस केस, डिब्राइडमेंट विद इंटरपोजिशन ऑफ द वीनस ग्राफ्ट। सो डी इसका आंसर है। उसके बाद आ रहा है 36, चेंजेस कंसिस्टेंट विद पेरिफेरल वैस्कुलर इनसफिशिएंसी आर फाउंड इन अ पेशेंट प्रेजेंटिंग विद द काफ पेन ऑन वॉकिंग ऑफ 1 किलोमीटर। रिसेंटली हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था क्रिटिकल या क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया। उसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी दैट इज कॉल्ड क्लाउडिकेशन, और हमने डिस्कस किया था कि क्लाउडिकेशन का मतलब क्या है। पेशेंट चलेगा कहेगा जी मेरी टांग में दर्द हो गई है, बैठ जाएगा बेहतर हो जाएगा। अब ये पेशेंट क्या कहता है कि पेशेंट को पेरिफेरल वैस्कुलर इनसफिशिएंसी है, काफ पेन थी जब वो 1 किलोमीटर चलते, उसकी जो डिस्टल पल्सीज हैं वो एब्सेंट है, और उसका ए बी आई जो हमने काउंट किया था एंकल ब्रेकिल इंडेक्स वो 0.5 है। हमने कहा था अगर ये 0.4 से नीचे हो ना दैट शोज क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया, क्रिटिकल। सो इस केस के अंदर क्या होगा, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इज रिकमेंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट्स। क्या किस में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट किस कंडीशन में करोगे, जब उसको अल्सर्स हो जाए, जब न्यूरोपैथी आ जाए, जब उसका फुट ड्रॉप हो जाए या फुट पेन अक्सर रात को भी उसको पेन हो। मैंने क्या कहा था, पेशेंट कहते डॉक्टर साहब टांग नीचे लटकाता हूँ तो मेरी पेन थोड़ी बेहतर होती है, या उसकी टो गैंग्रीन्स हो जाए। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ आप क्लाउडिकेशन में कर सकते हो, बाकी सब में आपको सर्जरी करनी पड़ेगी दैट शोज क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया। सो ओनली इन केस ऑफ क्लाउडिकेशन यू कैन मैनेज कंजर्वेटिवली, अदरवाइज। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 50 ओल्ड मैन। अच्छा मैं अब जल्दी जल्दी बात करूंगा कि industrial accident and presents with severely injured right lower extremity which is pale pulseless। ठीक है, पेल है पल्सलेस है। एंजियोग्राफी में पता चला है पोप्लीटियल आर्टरी इंजरी विद ऑब्स्ट्रक्शन। अब जो पोप्लीटियल आर्टरी है वो ऑब्वियसली बात है लोअर लिम्ब की मेन आर्टरी, उसके आगे जाके बननी थी कहीं टिबियल आर्टरी, एंटीरियर टिबियल पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, सारा कुछ जो है वो बनना था। सो एट ऑपरेशंस popliteal artery injury, ठीक है, एट ऑपरेशन popliteal vein is also found injured या transected, popliteal vein भी डैमेज होती हुई हुई है। The patient also has fracture of the femur and pelvis with tender abdomen। खतरनाक मामला, एब्डोमेन टेंडर होने का मतलब ये है कि भाई अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, शायद कोई एब्डोमिनल विजरास की इंजरी भी हो। Blood pressure is just 85/60। Surgeon plans ligation of the popliteal vein after arterial repair because क्यों, क्यों कहते हैं आर्टरी तो बांधनी है तो फिर आर्टरी तो रिपेयर करनी है, वेन क्यों लाइगेट कर देनी है, क्या वेन इंपॉर्टेंट नहीं है।
जी, व्हाट इज द आंसर? आई विल गो विद द आंसर सी, venous ligation leads to decreased operative time in the patients with multiple injuries. देखो, अगर हम आरटी को रिपेयर करेंगे, चलो समझ आती है। वेन को अगर हम रिपेयर करने बैठ जाएं तो और टाइम लगाएंगे। यहाँ पर इतने इंजरी के साथ एनेस्थीसिया देना ही बड़ा मसला है। सो वी ट्राई टू अवॉइड द टाइम, ताकि मिनिमम उसके अंदर हम इसे कहते हैं डैमेज कंट्रोल सर्जरी। डैमेज कंट्रोल सर्जरी हम कोशिश करते हैं वेन लाइगेट कर देने से मसला नहीं होगा, कोलैटरल्स बन जाएंगे, लेकिन वेन रिपेयर करने में बैठेंगे तो आधा पौना घंटा और लग जाएगा, तो वो एनेस्थीसिया टाइम पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। 38 का क्वेश्चन है जी, लेडी अंडरवेंट टोटल हिप रिप्लेसमेंट, जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उसके कितने परसेंट चांसेस होंगे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिस्क ऑफ अ पल्मोनरी एम्बोलिज्म? सो याद रखना, वो जो पेशेंट इनकी हिप रिप्लेसमेंट हो रही होती है, दे हैव 1 to 5% चांसेस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, याद रखना। 60-year-old female complain of calf pain and swelling following the left hemicolectomy for colonic cancer. ये याद रखो, काफ पेन एंड स्वेलिंग, इसका मतलब है डीबीटी है ये, और साथ में मेलिग्नेंसी है, इसलिए डीबीटी है। डायग्नोसिस ऑफ डीबीटी इज कंफर्म्ड। व्हाट इज द बेस्ट अर्ली ट्रीटमेंट इन दिस पेशेंट? क्या बेस्ट अर्ली ट्रीटमेंट क्या है? बेड रेस्ट पे डाल दें तो फिर और बनेगी, ठीक है। अर्ली अर्ली ट्रीटमेंट, हैपरिन लो डोज हो या फुल डोज हो, ये बात की बातें इनिशियली नहीं करते। वारफरिन की बात की बात है, तो इनिशियली तो सिर्फ हम कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पेशेंट को देते थे, अगर आपको याद हो। अच्छा यार, मैं इस पे थोड़ा सा एक मिनट दोबारा सोचना चाहूंगा। इसमें दो चीजें हैं। नंबर वन, व्हाट इज द बेस्ट अर्ली ट्रीटमेंट? जो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स हैं, दे आर प्रिवेंशन नॉट ट्रीटमेंट। सो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट था। दे आर प्रिवेंशन नॉट ट्रीटमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको जो लो डोज हैपरीन है वो हम स्टार्ट करवा सकते हैं इन पेशेंट, ठीक है। अच्छा, अब लो डोज करवानी है या हाई डोज करवानी है, अब इसके ऊपर फिर डिबेट है, क्योंकि ये पेशेंट, हाँ जी, हैपरीन देंगे बिल्कुल। तो ये पेशेंट जो कि फुल ब्लोन अगर उनका डीबीटी भया है, तो वी गो फॉर द हैपरीन। अब हैपरीन में आपकी लो डोज फुल डोज के बारे में अब प्लस माइनस वाली ऑप्शंस है। कुछ बुक्स के अंदर लो डोज भी लिखे है, कुछ में फुल डोज या ट्रेडिशनल हैपरीन भी लिखा हो। सो इट्स नॉट बी, यू कैन गो फॉर डी। सी और डी जो है ना, उसमें डी इज द आंसर। क्या प्रॉपर उसको हैपरीन दें, बिकॉज हमें पता है कि इस पेशेंट को फुल ब्लोन डीबीटी डेवलप हो चुका है, थ्रोम्बोसिस इज कंफर्म्ड, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमने ये करना हो, ठीक है। सो आई विल गो विद द फुल डोज हेपरिन, डी इसका आंसर आप रखें। यही मोस्ट लाइकली इसका आंसर है। उसके बाद एक क्वेश्चन है जी 40, मिस्टर एक्स वाई जी वेंट टू सी, वाह वाह क्या बने, मिस्टर एक्स वाई जी वेंट टू सी 2020 वर्ल्ड कप इन साउथ अफ्रीका। 7 months लेटर ही डेवलप्स फीवर। अभी देखो, 2020 T20 वर्ल्ड कप देखने गए थे, उसके बाद फीवर हो गया। 7 माह के बाद विद राइगर्स एंड चिल्स, और लेफ्ट ग्रोइन के अंदर टेंडर लिम्फ नोड्स आ गए हैं विद नॉन पिटिंग एडीमा, ठीक है, ऑफ द लेफ्ट लेग एंड रिकरेंट इन्फेक्शन डेड लेग। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? बड़ा कॉमन सा और बड़ा सीधा सीधा सिनेरियो है। क्या कहते हैं जिसको? दिस इज फिलेरियोसिस, ठीक है। फिलेरियोसिस जो होती है, ये अफ्रीका में बहुत ज्यादा है, एंड इट कॉजेज द लिम्फेडिमा। फिलेरियोसिस, ये क्या है? ये डिजीज का नाम है या ये ऑर्गेनिज्म है जो करवा रहे हैं? जी बताइए। जी, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है और एक ऑर्गेनिज्म है जो ये करवा रहा होता है, तो उसकी वजह से बेसिकली ये मसला होता है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 40 भी हो गया। उसके बाद आ जाता है जी वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी और फिलेरियोसिस इज द डिजीज। Wucheria bancrofti is the microorganisms which causes filariasis and filariasis leads to lymphedema. ये सीक्वेंस आप इसमें याद रखें। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 41, a neonate presents with soft brilliantly trans illuminant swelling in the base of neck.
यहीं पे ये डायग्नोसिस हो जाता है। हमेशा न्यूनेट्स के अंदर ट्रांस इल्यूमिनेशन यानी स्वेलिंग होगी, उसमें से लाइट गुजर जाएगी। तो आंसर इज कॉल्ड, आंसर इज व्हाट इज द आंसर? लिम्फेडिनाइटिस, लिम्फेंजाइटिस, लिम्फेंजियोमा, लिम्फेंजियोसार्कोमा, लिम्फेडीमा। आंसर इज लिम्फेंजियोमा। ठीक है। ब्रिलियंटली ट्रांस इल्यूमिनेंट होता है, जैसे हम हाइड्रोसील के अंदर नहीं करते, टेस्ट करते हैं, टेस्टिस के अंदर नीचे वो टार्च रखते हैं, उसमें से लाइट गुजरती है कि नहीं गुजरती चेक करते हैं। तो दिस इज व्हाट वी चेक हियर, दिस इज ब्रिलियंटली ट्रांस इल्यूमिनेंट। उसके बाद है जी, 10-year-old child sustained injury on the left foot while working the barefooted. 5 days later, he develops fever and pain in the left inguinal region. Red streaks were occurring, were seen running longitudinally in the left thigh. What is the diagnosis? देखो बच्चों, जब भी 10-year-old child injury on a left foot while working barefooted, barefooted का मतलब है कोई ना कोई चीज उसको पंक्चर करके गई है, चाहे वो कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हो, वुडन हो, कुछ भी हो, और उसके बाद ज्यादातर चांसेस होते हैं कि जो लिम्फेटिक्स हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द एक्यूट लिम्फेंजाइटिस। उसके बाद है द पेशेंट इज रिसीविंग द मैकेनिकल वेंटिलेशन आफ्टर सर्जरी, arterial blood is sent for blood analysis, PCO2 is 40, it tells us that जी पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन नहीं, आपने वेंट पे डाला हुआ है, आर्टीरियल ब्लड आपने भेजा फॉर एनालिसिस, उसमें PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो एल्वियोलर वेंटिलेशन है वो एडिक्वेट है। अगर 40 से ज्यादा होती तो हाइपोवेंटिलेशन थी, 40 से कम होती तो हाइपर वेंटिलेट था। इसलिए ये पेशेंट एडिक्वेटली वेंटिलेट हुआ है। 43 पेशेंट इज रिसीविंग, अच्छा ये हो गया। 44 इमीडिएटली, अच्छा ये यही जो पेशेंट है ना, इट इमीडिएटली गोज इनटू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। द इनिशियल ट्रीटमेंट शुड बी इन दिस केस, अगर ये पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाए तो फिर आप क्या करते हैं, हाई पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर रखते हो। अच्छा ये क्वेश्चंस को इतने वैल्यूएबल नहीं है, तो इफ यू हैव नॉट आंसर्ड करेक्ट तो कोई इतना इशू नहीं। अगले क्वेश्चन पे हैं। 20-year-old female has to get general anesthesia for appendectomy. Which one of the following is the best induction agent? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हम अक्सर औकात अपने एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया में यूज कर रहे होते हैं। इंडक्शन के लिए कौन सी दवाई दी जाती है? इंडक्शन का मतलब है कि एनेस्थीसिया को स्टार्ट करने के लिए। तो व्हाट इज द बेस्ट इंडक्शन टेस्ट, द आंसर, इंडक्शन ड्रग, द आंसर इज प्रोपोफोल। ये व्हाइट कलर का वो एक इंजेक्शन होता है, और मैं से कहता होता हूँ दूध वाला टीका। तो ये दूध वाला टीका लगाते हैं और बस बंदा जैसे जैसे लगता रहता है उसी टाइम जो है वो बेहोश हो जाता है। 20-year-old nulliparous female presents to you with a lump in a lower outer quadrant of her breast, lower outer quadrant, 2 by 2 सेंटीमीटर है, मोबाइल है, और एज याद रखना, दो बातें यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोबाइल लंप होगा और यंग एज होगी। तो ये फाइब्रोएडिनोमा है। ठीक है, डायग्नोसिस का मैं बता देता हूँ, ये फाइब्रोएडिनोमा है। उसके लिए आपने जो इन्वेस्टिगेशन करवानी है वो अल्ट्रासाउंड है। यंग फीमेल के अंदर 30 ईयर्स से कम, 30-35 ईयर्स तक हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अबव 35 या 30 वी गो फॉर मेमोग्राम। सो ये बड़ा ही फेवरेट सवाल है, क्लियर कॉन्सेप्ट है। मोबाइल लम्प्स दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम बिनाइन एंड फाइब्रोएडिनोमास यंग लोगों में होते हैं, एंड वी यूजुअली गो फॉर दी, इन पेशेंट्स के अंदर हम क्या कराते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। जो मैमोग्राम्स हैं वी यूजुअली डू दैट इन द पेशेंट्स विद हु आर ओल्ड एज, एंड ओल्ड एज का मतलब है 35 एंड अबव। उन केसेस के अंदर हम जो है वो मैमोग्राम कराते हैं। जितना इसमें इसमें इसके पीछे रीजन ये है कि यंग एज के अंदर जो इलास्टिक टिश्यू होता है ब्रेस्ट में वो ज्यादा होता है, तो उसमें अल्ट्रासाउंड की सेंसिटिविटी बेहतर है। और जब 35 के बाद थोड़ा सा इलास्टिक टिश्यू कम होना शुरू हो जाता है, तो उस केस के अंदर मैमोग्राम की जो सेंसिटिविटी है वो बेस्ट है। 47 भी देखें जी, प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल है, रेस्टलेसनेस है, स्वेटिंग है, टेकिकार्डिया है, 18 वीक्स प्रेग्नेंट है, ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर चला गया है। वर्कअप क्या करवाना है भाई, ये सिंपल सी बात है, इसमें अल्ट्रासाउंड करवाना है एब्डोमेन का, और क्या करवाना है। ठीक है, वो शी इज प्रेग्नेंट, शी इज लाइक हैविंग 18 वीक्स। लेप्रोटमी नहीं करनी, एंजियोग्राफी नहीं करनी, सीटी नहीं करवाना, सीटी एब्डोमेन या चेस्ट या हेड नहीं करवाना, सिंपल अल्ट्रासाउंड करवाना है, क्योंकि इसमें वो चेक ये कर रहा है कि आपको इन्वेस्टिगेशन का पता है कि कौन सी करवानी।
48 के अंदर है जी, a 40-year-old female presents with vomiting, abdominal pain, abdominal distension and absolute constipation. ये क्लियर कट सिनेरियो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, ठीक है। वॉमिटिंग, पेन, डिस्टेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन, 4 साइंस हैं, सिम्टम्स हैं जो कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के। आपने लेप्रोटमी कर ली, पता चला कि उसमें से गट परफोरेशन थी, सॉरी, शी हैड अ लेप्रोटमी अबाउट 2 years बैक फॉर गट परफोरेशन। अब मुझे बताइए सूटेबल इन्वेस्टिगेशन क्या है जो आप अब करवाना चाहोगे इस पेशेंट के अंदर। तो याद रखें वैसे तो कोई भी पेशेंट जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आते हैं तो हम इनिशियली गो फॉर एक्सरे, ठीक है। नॉर्मली चेस्ट, नॉर्मली इरेक्ट एब्डोमिनल एक्सरे हम करवा लेते हैं तो उससे हमें आइडिया हो जाता है। बट इस केस के अंदर चूंकि ऑलरेडी पेशेंट ऑपरेटेड था, वी गो फॉर दी सीटी ताकि एडहेजन्स का हमें आइडिया हो जाए। सो सीटी इज द आंसर इन दिस केस। आखिरी है पेशेंट टेकिंग, ये कीमोथेरेपी का रिजीम है, ये CAF, ये 3 5-फ्लोरोयूरासिल है मेरा ख्याल है, एजाथाइप्रिम है और सी से, बहरहाल ये एक कीमोथेरेपी की ड्रग्स का एक रिजीम है, ठीक है, फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। व्हाट इज द प्राइमरी टॉक्सिसिटी ऑफ एड्रियामाइसिन, ये A फॉर एड्रियामाइसिन या डॉक्सीरूबिसिन है, F फॉर 5-फ्लोरोयूरासिल है, C मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, सिस्प्लैटिन है, सॉरी, C फॉर सिस्प्लैटिन, ठीक है, सिस्प्लैटिन, एड्रियामाइसिन एंड 5-फ्लोरोयूरासिल। तो इस केस के अंदर व्हाट इज द टॉक्सिसिटी ऑफ एड्रियामाइसिन या डॉक्सीरूबिसिन? द आंसर इज कार्डियोमायोपैथी। बहुत दफा ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर है इसका कि कार्डियोमायोपैथी इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एड्रियामाइसिन। नहीं जी, होपफुली आपको आपने अपना टेस्ट भी चेक कर लिया होगा, प्लस आपको इंफॉर्मेशन भी मिल चुकी होगी। सो दीज आर नॉट जस्ट 40 क्वेश्चंस। नहीं जी, बी नहीं है इसके अंदर। बी क्या, डॉक्सीरूबिसिन जो है ना वो कार्डियोमायोपैथी कराती है, मैं जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, ठीक है। सो गो फॉर गो फॉर कार्डियोमायोपैथी। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि ये इसमें ना सिर्फ हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिए बल्कि हमने इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा कम से कम 4-4 5-5 क्वेश्चन जो डिफरेंट MCQs के बन सकते हैं, वैरायटीज, वो भी हमने डिस्कस कर ली। सो होपफुली इसमें से यू विल गेट थीम लाइक दिस, जो MCQs है इसी थीम के MCQs यू कैन गेट इट, ठीक है। सो आपने अगर किसी ने की नोट कर ली है तो आप शेयर भी कर दें ग्रुप के अंदर। बाकी आज के लिए आई थिंक दिस इज इनफ। थैंक यू सो मच। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर।